टॉपिक के ऊपर होने वाला है जो आई थिंक सो मुझे लगता है आज हमारे हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी का चैलेंज है। मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हर दूसरे इंसान के पास आ जाए, लाइक हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो हम जनरली देखते हैं, या लोगों के बाल जो उड़ रहे हैं, लोग उससे परेशान हैं। और खासकर की मतलब अगर मैं गर्ल्स और लेडीज में बात करूं तो ये रेशो कहीं ना कहीं लाइक बहुत ही ज्यादा होता है, और वहां पे ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने बालों को लेके, अपने हेयर्स को लेके। तो आज का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत मजेदार और बहुत यूनिक टॉपिक होने वाला है। तो जितने भी लोग हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल देम एंड कनेक्ट देम एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको यहाँ मिल सके। और कहीं ना कहीं वो जो आज के हमारे ट्रेनर हैं उनके थ्रू सीखने का मौका उनको मिल सके, और कहीं ना कहीं उनके थ्रू आज वो नॉलेज ले सके। और आज अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी दार्जुन 9 में करंटली मैं एमरल्ड के लेवल पे हूं। लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग की टीम को मैं इस बिजनेस के अंदर लीड कर रहा हूं। एंड एक चीज जो मैंने कहीं ना कहीं देखी है, एक बात जो कहीं ना कहीं मैंने अभी तक लाइक अपने एक्सपीरियंसेस सीखी है दार्जुन 9 के अंदर, और जो चीज मेरे को यहाँ पे पता लगी है वो ये है कि दार्जुन 9 की सबसे अच्छी बात है दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स एंड जो आज हमारे पास है। एंड दार्जुन 9 के प्रोडक्ट के साथ साथ जो हमारे पास है, नर देन मिस्टर जितेंद्र डागर सर, वन एंड ओनली। आई थिंक मुझे लगता है भगवान ने एक ही इंसान ऐसा बनाया हमारे लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि लकीली वो आज हमारे पास है। तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स और डागर सर हमारे साथ है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर हमारा ब्राइट है। दार्जुन 9 में हमारा फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो ये है कि ठीक है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट अच्छे बहुत हैं, और कहीं ना कहीं लाइक लोगों को रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट चल और बोल नहीं सकते। मतलब हमें अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाना पड़ेगा और उनके लिए बोलना हमें पड़ेगा। वो चल और बोल नहीं सकते अपने आप से, तो चलना और बोलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं आज जो ट्रेनिंग सेशन यहाँ लिया जाने वाला है, जो नॉलेज आज यहाँ शेयर की जाने वाली है, उस नॉलेज को हम लिखें, उस नॉलेज को हम नोट डाउन करें, उस नॉलेज के नोट्स हम बनाएं। और कल को बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, कल को ऐसे बहुत सारे लोग जो इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं, उन लोगों तक ये नॉलेज हम शेयर कर सके, ये नॉलेज हम पहुंचा सके, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम कर सके। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, डागर सर एक बात बोलते हैं, मतलब एक बिजनेसमैन वो होता है जो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आता है, लोगों की जिंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। वो व्यापार करता है, वो काम करता है, ठीक है, लेकिन काम करने के साथ साथ उसका एक बहुत बड़ा मोटिव होता है लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना, लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना, और इस सोसाइटी को ऐसा कुछ देना जिससे कहीं ना कहीं इस समाज को हम एक बेहतर समाज की तरफ ले जा पाए। और कहीं ना कहीं आज हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पास इतने कमाल के प्रोडक्ट हैं और डागर सर हैं, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ये सारी चीजें हो पा रही है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यस, तो आई होप, मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी आज इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं, डेफिनेटली सब लोग एक्साइटेड होंगे आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो एक बार मैं चाहूंगा एक छोटा सा गेम आप सभी लोग के साथ खेलना, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ लोग आई थिंक मुझे लगता है कि नए भी हमारे साथ कनेक्ट हुए होंगे, तो शायद उनको अभी तक इतना नहीं पता होगा इन ट्रेनिंग सेशंस के बारे में, दार्जुन 9 के बारे में। तो एक गेम जरूर मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहूंगा कि जल्दी से फटाफट से जो भी लोग हमारे सामने यहाँ स्क्रीन पे प्रेजेंट है, सभी लोग फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी सिटी का नाम टाइप करेंगे, जिससे जो भी लोग नए हैं उनको पता लगे कि सिर्फ वो अकेले नहीं है जो आज दार्जुन 9 के साथ एसोसिएटेड है, या दार्जुन 9 आज किसी एक सिटी के अंदर रन नहीं कर रहा है। आज दार्जुन 9 पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द इंडिया के अंदर सक्सेसफुली रन कर रहा है। और ये एक ऐसा प्रूवन कॉन्सेप्ट बन चुका है, ये एक ऐसा प्रूवन सिस्टम बन चुका है जहां ऑल अक्रॉस द इंडिया से लोग अपने सपने पूरे करने के लिए इस कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है अगर आप लाइक स्क्रीन पे देखोगे तो भुवनेश्वर, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, इतनी तेजी से सिटीज के नाम आ रहे हैं, आगरा, गाजियाबाद, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, गोरखपुर, मतलब आप देखोगे अलग अलग जगह से लोग आज हमारे बीच में यहाँ पे कनेक्टेड हैं, अलग अलग जगह से लोग आज हमारे बीच में यहाँ जुड़े हुए हैं। ये चीज इस बात को दर्शाती है, या कहीं ना कहीं ये सारा कुछ इस बात को दर्शाता है कि दार्जुन 9 किस स्पीड के साथ ऑल अक्रॉस द कंट्री ग्रो कर रही है, कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आज हम इस परिवार का हिस्सा है। और अगर दार्जुन 9 ग्रो कर रही है और दार्जुन 9 तेजी के साथ बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हम भी तेजी के साथ बढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहली चीज तो कि आज ऑल अक्रॉस द कंट्री से लोग हमारे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल अक्रॉस द इंडिया से लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दूसरा, अगर सभी लोग बैठे हैं तो एक चीज मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए पॉसिबल है और आप फ्री हैं तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। अपने कैमरास ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैमरा ऑन करके आप बैठते हैं तो आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल होता है। कहीं ना कहीं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपना कैमरा ऑन करके बैठे, जिस तरीके से मैं अभी बैठा हुआ है, जिस तरीके से जितेंद्र डागर सर अभी हमारे साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैं कई बार देखता हूं कि लाइक सोते सोते या फिर खाना खाते खाते या अपना कुछ ना कुछ और काम करते हुए ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास सीखने के लिए, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर आपके पास में 1 घंटा नहीं है, 60 से 70 मिनट नहीं है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो शायद मेरे दोस्त भगवान के पास भी समय नहीं होगा हमारी जिंदगी बदलने के लिए। शायद कल को भगवान के पास भी समय नहीं हो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपनी जिंदगी वाकई में बदलना चाहते हैं, वाकई में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीरियस होना पड़ेगा सीखने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को यह प्रूव करना होगा कि यस आई एम सीरियस एंड आई एम रेडी, मैं तैयार हूं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो टर्न ऑन, अपना कैमरा टर्न ऑन करके बैठे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए। नेक्स्ट, डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। मैं डागर सर की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बैठा हूं, डायरी पेन मेरे साथ में, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना है, उसको लिखना है, ज्यादा से ज्यादा बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, आपके पास नोट्स रहेंगे, तो आने वाले टाइम में आप अपनी टीम को भी गाइड कर पाएंगे। यस तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर ऐसा क्या खास है, या आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या ऐसा है जो हमें यहाँ पे बताया जाने वाला है। एक बात आप और मैं जानते हैं, आज हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, मतलब मैं बोलूंगा लाइक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारे हेयर्स और हमारे बाल। एंड आई नो इसको लेके हर एक इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ख्याल रखता है अपनी बॉडी का, अपने बालों का, और कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आज का सेशन होने वाला है। तो आज के सेशन में एक बात तो कंफर्म है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाला है। एंड अपने आप में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आज आप देखोगे तो कितने ही सारे ब्रांड आप देख लोगे जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके अंदर आज कहीं ना कहीं आप देखोगे कितने सारे एक्ट्रेस, कितने सारे सेलिब्रिटी लोग हैं जिनके साथ आज इन ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं। चाहे हेड एंड शोल्डर का एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, चाहे सनसिल्क का देख लीजिए, चाहे क्लिनिक प्लस का देख लीजिए, कितने ही ऐसे ब्रांड है जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं सिर्फ अपने हेयर केयर के ब्रांड्स को बेचने के लिए या अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। और आप और मैं जानते हैं इन ब्रांड्स में, कई ब्रांड्स में एसएलएस है, कई सारे ब्रांड्स में पैराबीन्स है, कई सारे ब्रांड्स में सल्फेट है, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जहां पे 100% ऑर्गेनिक और 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, और उन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स इतने कमाल के होते हैं। एक बात बोली जाती है कि दार्जुन 9 के अंदर आप किस टीम से बिलोंग करते हैं, आपकी टीम का अपलाइन आपको कितना सपोर्ट करता है ये मैटर नहीं करता। रीजन, क्योंकि दार्जुन 9 का प्रोडक्ट ही अपने आप में एक लीडर है। दार्जुन 9 का प्रोडक्ट ही अपने आप में एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है आपके लिए, जो 24/7 आपका सपोर्ट करता है, 24/7 आपके साथ खड़ा रहता है और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दार्जुन 9 की सबसे खास बात जो है वो है दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स, और कहीं ना कहीं आज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, वन ऑफ द बेस्ट केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को आज हम यूज कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी स्किन, हमारे बाल और ओवरऑल कहीं ना कहीं हम अपने आप को अच्छा बना पा रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छा बना पा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। कई लोग आज मेरे से पूछते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। कई सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि लाइक आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपने एक ऐसा बिजनेस चूज किया जिसमें आपको लाइक साबुन तेल शैम्पू लोगों को लाइक बताना था, साबुन तेल शैम्पू के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लोगों को बताना था, मतलब ऐसा बिजनेस आपने चूज किया। कई बार लोग मेरे को पूछते हैं। तो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, आज कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, आज जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा स्कोप है। रीजन बिहाइंड दैट, आप सोचिए, मैंने तो चलो इंजीनियरिंग किया था, अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के महानायक होके ठंडा ठंडा कुल कुल नवरत्न तेल बेच सकते हैं।
आज ऐश्वर्या राय बजाज आलमंड का एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, आज दीपिका पादुकोण लक्स बेच सकती है, तो मैं तो फिर भी जेन्युइन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं जो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं। तो मुझे एक रीजन आप बताइए क्यों नहीं मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, क्यों नहीं मुझे ये काम करना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे जिनको आई थिंक कभी कभी होता है, मेरे साथ भी होता था, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को बोला करते थे ना कि इट्स नॉट लाइक क्लासी टाइप वर्क और लाइक हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है या हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना, ऐसे करके मेरे दोस्त कई बार मेरे को बोला करते थे। तो एक बात मैं उनको पहले भी बताया करता था और मैं आज भी बताता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आज आप देखेंगे टीवी जिसपे आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, हर दूसरा एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे किसी ना किसी एक्टर के थ्रू, किसी एक्ट्रेस के थ्रू आपके सामने लाया जा रहा है और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जो हमें यूज ही नहीं करने चाहिए। कई बार मेरे को कुछ लोगों ने पूछा कि लाइक आपका दार्जिलिंग का प्रोडक्ट बहुत कमाल है, बहुत अच्छा है, आप बताते हैं ऑर्गेनिक भी है, केमिकल फ्री है, लेकिन हमने तो कभी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, हमने तो कभी न्यूज़पेपर के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा। ऐसे लोगों को एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे दोस्त, अगर टीवी पे और न्यूज़पेपर पे आपको एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को टीवी के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में कुछ बिकने लायक है ही नहीं। दैट्स वाई आपको ऐसा करना पड़ रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट में वाकई क्वालिटी होती और वाकई में कुछ बिकने लायक होता ना, तो आपको टीवी पे और न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या आपको टीवी पे और न्यूज़पेपर पे आके अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना पड़ता। तो आज जब आपके सामने भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेरीज आते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को लेके क्या माइंडसेट रखना है, आपको अपने बिजनेस को लेके क्या माइंडसेट रखना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी आप काम करने के लिए जाते होंगे, लाइक मैं भी जाता था, मैंने अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया, इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद जब मैं लोगों को बताता था, कई सारे लोग नहीं समझते थे, कई सारे लोग मजाक उड़ाते थे, कई सारे लोग नहीं मानते थे। बट एक बात जो मुझे क्लियर थी और जो शायद आपको क्लियर होगी, तो आप हर किसी को समझा पाएंगे, हर किसी को क्लियर कर पाएंगे। क्या क्लियर था? मुझे क्लियर था कि कहीं ना कहीं आज मैं जिस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हूं, आज लोग उसको नहीं जानते हैं, आज लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये इंडस्ट्री आज लगभग 18,000 करोड़ की है। जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, नोट डाउन जरूर करना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज ये इंडस्ट्री लगभग 18,000 करोड़ की है, और अगर बाय द एंड ऑफ 2025, आने वाले 3 साल बाद मैं देखता हूं, तो ये इंडस्ट्री लगभग 64,000 करोड़ की होने वाली है। आज 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री अगर 64,000 करोड़ की होने वाली है, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, लगभग 4 गुना ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूं, तो क्या उस ग्रोथ में से कुछ परसेंटेज मेरे लिए आ सकता है? आज अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करूं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जानते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है इंडिया के अंदर, दैट इज नियर अबाउट $200 बिलियन, आज लगभग $200 बिलियन का है। और यही मार्केट बढ़ के 2025-2026 तक लगभग $600 बिलियन से ज्यादा का बनने वाला है। इतना ग्रो करने वाला है, लगभग 3 गुना 4 गुना ग्रोथ इस मार्केट के अंदर होने वाली है। तो क्या मेरा कुछ परसेंटेज इस ग्रोथ के अंदर आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, और डेफिनेटली मैं इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकता हूं, क्योंकि आज मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी है, दार्जिलिंग जैसी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास है, साथ में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी मेरे पास है। और यानी मैं बोलूं तो दोनों इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली हैं, उसमें से आज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट, और मैं बोलूंगा पिछले 3 साल के अंदर जिसने लाइक फास्टेस्ट इंडिया के अंदर ग्रो किया है, या जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, आई थिंक मुझे लगता है उस कंपनी का हिस्सा मैं हूं, दार्जुवियन का। आई एम अ प्राउड दार्जुवियन। मैं एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो लीड बाय द प्रोडक्ट है और जेन्युइन प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रही है। और अगर मैं इसका हिस्सा बनता हूं, अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूं, तो 1000% ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, दार्जिलिंग ग्रो करने वाला है, तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। और ये बात मुझे जब समझ में आई, ये बात जब मुझे पता लगी, देन आई डिसाइडेड कि यार मुझे इस इंडस्ट्री को या दार्जिलिंग को किस पैशन के साथ प्रमोट करना है। आई डिसाइडेड कि मुझे फुली पैशनेट होकर इसको ग्रो करना है, मुझे फुली पैशनेट होकर इसको प्रमोट करना है, और फुली पैशनेट होकर इसको बड़ा बनाना है। और आज ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज एट द एज ऑफ 26-27, आई थिंक मुझे लगता है मेरी फैमिली में जो लोग
40-45 की एज में भी नहीं कर पाए, 50 की एज में भी नहीं कर पाए, वो शायद आज में 26-27 की एज में कर पाया। चाहे वो एक अच्छी गाड़ी लेना हो, चाहे अच्छा घर लेना हो, चाहे फॉरेन ट्रिप्स जाना हो, चाहे लैक्स ऑफ रुपीज की इनकम हो, चाहे 26 साल की एज के अंदर करोड़पति बनना हो, चाहे अच्छी इनकम अचीव करना हो, अभी रिसेंटली दूसरी गाड़ी भी मैं परचेज करने वाला हूँ, ये सब करना हो तो ठीक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ सही एज में, कुछ सही टाइम पे मेरे को समझ में आया, सही टाइम पे समझ के मैंने सही डिसीजन लिया, और सही डिसीजन लेके आज मैं यहां तक पहुंच पाया। आज जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, आई नो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, आई नो आप सब भी इतने बड़े बन सकते हैं, आई नो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है आज एक डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, आज यहां से डिसाइड करने की कि मुझे किस पैशन के साथ दार्जुम9 को प्रमोट करना है, मुझे किस प्राउड फीलिंग के साथ दार्जुम9 को प्रमोट करना है, और किस एटीट्यूड के साथ अपने बिजनेस को करना है। अगर आज के बाद कभी भी आपकी फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग आपको बोले जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ऐड क्यों नहीं आता आपके प्रोडक्ट्स का, या क्यों नहीं कोई सेलिब्रिटी प्रमोट करता, जो मैंने आपको बताया, इस एटीट्यूड के साथ अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यस, तो फाइनली द वेट इज गोइंग टू ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू इनवाइट द पर्सन जिनका आप और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, और जिन्हें सुनने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, जिनसे एवरी टाइम जब भी मिलते हैं, जब भी मुलाकात होती है, एक अलग लेवल का नॉलेज, एक अलग लेवल का माइंडसेट सीखने के लिए, जानने के लिए मिलता है। और लाइक जो उनकी एनर्जी है, जो उनका ऑरा है, वो अपने आप में एक अलग वाइब्स हमें देता है, और कहीं ना कहीं हम हमेशा ब्लेस्ड फील करते हैं कि भगवान ने हमारी जिंदगी में उन्हें भेजा। और शायद मैं भी कई बार सोचता हूँ कि लाइक क्यों नहीं मैं आईआईटी जा पाया, मतलब अनफॉर्चुनेटली एक मार्क्स से मेरा सिलेक्शन होने से आईआईटी में, तो क्या उसके पीछे का रीजन था, भगवान क्या मेरे से करवाना चाहता था, कहाँ मुझे ले जाना चाहता था। और आज उनसे मिलने के बाद एवरी टाइम मुझे लगता है कि शायद यही कुछ बाकी था, कि दुनिया में इतने सारे करोड़ लोग होने के बाद, इतना बड़ा हिंदुस्तान होने के बाद, इतना बड़ा राजस्थान होने के बाद, इतना बड़ा शहर होने के बाद भी हमें जन्म दिया और उस इंसान के साथ कनेक्ट किया, यानी कोई ना कोई नेक काम है जो शायद हमें मिलकर उनके साथ कंप्लीट करना था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, आई एम गोइंग टू इनवाइट द पर्सन जिनको आज मैं सुनने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं, आप सभी लोग एक्साइटेड है। विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, प्लीज हेल्प मी इनवाइट नॉट देन वन एंड ओनली जितेंद्र डागर सर। यस, ओवर टू यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एंड कितनी बार लेट आने के लिए सॉरी बोलूं, समझ नहीं आता, बट दिल्ली का जाम है, बच्चे टीम में अच्छे हैं, फैमिली परिवार अच्छा है, सब लोग सुन भी लेते हैं और कोई ना कोई संभाल भी लेता है एट द लास्ट मोमेंट। दिस इज द बेस्ट ब्लेसिंग आई कैन हैव। और अंकुश जी ने बहुत कुछ अच्छा बोला, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, बिग थिंग्स हैज नेवर बीन डन बाय एनी इंडिविजुअल। बहुत लेट मुझे समझ में आया, जब तक मैं बेवकूफ था तो अकेला बहुत कुछ बड़ा कर रहा था, इंजीनियरिंग तक टॉपर रहे, बाकी कुछ रहे। पहले 2 साल तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में भी खैर यही कोशिश करी कि मैं अकेला ही सब कुछ कर दूं। बहुत लेट पता लगा कि अकेला आदमी कुछ होता ही नहीं है। बस इतना पता लगा था अकेले से कुछ नहीं होता, बाद में पता लगा अकेला कुछ नहीं होता। तो खैर ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, आज का सब्जेक्ट है प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स। लेट मी शेयर स्क्रीन। थोड़ा सा मैंने पीपीटी वर्क किया है, मेहनत करी है, तो मैं जरूर दिखाऊंगा। चलिए, विल टॉक ऑन द सब्जेक्ट न्यू ग्रो। सबसे बड़ी बात है, हेयर लॉस पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। जो लोग अपनी हेयर प्रॉब्लम को एकदम कोर में समझना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा टेक्निकली आज ज्यादा समझना पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर, सबसे पहले है कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही क्यों है, ये इतना क्या जरूरत थी इस टॉपिक को हाईलाइट करने का। हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, मैंने कई बार बोला है, स्किन, पर्सनल केयर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और वो सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब नजर पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, दैट इज क्रिएटेड बाय क्वालिटी ऑफ स्किन, काइंड ऑफ ऑरा, पर्सनैलिटी, द वे वी स्पीक, एंड मेजर इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय हेयर्स ऑल्सो। ये बहुत कम चांसेस में है, 100 में से 65 बार देखा जाएगा तो हेयर्स पे व्यक्ति की नजर सबसे पहले जाती है। इवन बिफोर योर फेस इट गोज टू योर हेयर्स। पहली चीज है ये जो नोट की जाती है, इसलिए हेयर स्टाइल्स पे, बाकी चीजों पे लोग बहुत ध्यान देते हैं। सेलिब्रिटीज रहते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, उनमें ये प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि वो लोग हेयर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्लीन शेव रहेंगे।
ऐसे वैसे बने रहेंगे तो पर्सनैलिटी को भी बहुत इंडिकेट करता है हेयर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल हैज आइडेंटिकल हेयर स्ट्रक्चर्स, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो रहा। हेयर लॉस जबकि आज की तारीख में हम लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, रियल डिसएडवांटेज भी है और अर्ली लाइफ में स्टार्ट हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी, बहुत कम एज के अंदर स्टार्ट हो रहा है और ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की बन गई है, ना कि इंडिया की बन गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन एक और है जिसको हम समझेंगे। वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आज से एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती है। अंग्रेज वगैरह बहुत पुराने टाइम पे विग्स डालते थे, जो उनकी रिच क्लासेस थी वो विग डालती थी। बहुत ही ज्यादातर लोग अंग्रेज में, जज वगैरह आपने देखे होंगे पुराने टाइम पे, उनके बाल वगैरह उड़ जाते थे, ये बहुत कॉमन होता था। बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं था, जबकि प्रोबेबिलिटी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ स्वेट ज्यादा रहता है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है। साउथ की साइड या बीच एरिया पे हेयर्स बहुत ज्यादा गिरते हैं। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे को समझना पड़ता है। हेयर लॉस क्या है, कि हेयर लॉस होता क्या है, हेयर फॉल होता क्या है, इन चीजों को हमें समझने के लिए बड़ी सारी और चीजों को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम हेयर के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द हेयर स्ट्रक्चर इज। हेयर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो ये हमारा बाल होता है और सबसे ज्यादा आपको इस डायग्राम से भी ज्यादा अगर कोई चीज समझनी है तो आप अपने नाखून को देखिएगा, आप इससे चीज ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। Your hairs and nails are having almost identical structure. आपके बाल जो हैं आउटसाइड निर्जीव होते हैं, अंदर सजीव रहता है। सिमिलरली नेल्स जो होता है ऊपर आता जाएगा, जो भी स्किन के बाहर निकलता चला जाएगा, स्किन के शेल को निकलता चला जाएगा, वो निर्जीव होता चला जाएगा। उस नेल को काटने से, तोड़ने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। निचले हिस्से में थोड़ा सा भी कट लग जाएगा तो एक्सट्रीम पेन होगा क्योंकि कनेक्टेड है ब्लड सेल से। सिमिलरली इसी तरीके से है, थिंक दिस एज योर स्कैल्प। इसको आप बाल मान के चलिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम कुछ क्लियर करेगा, ये सब कुछ क्लियर करेगा। दिस नेल्स, दिस इज हेयर, इनसाइड ऑफ हेयर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ट्रीट दिस एज फॉलिकल। ये आपका फॉलिकल है जो एरिया में दिखा रहा हूं। लेट मी हैंडल इट विद पेन, बहुत इजी क्लियरेंस आपको आएगा। अगर आप अपने नेल्स को मान के चलेंगे कि वो हेयर है तो दिस इज योर फॉलिकल। ये जो आउटसाइड है ये फॉलिकल है, ये सारी कवर। जिस चीज को हम यहाँ पे हेयर का रूट बोल रहे हैं, बल्ब पेपिला बोल रहे हैं, ये जो निशान रहता है हमारे यहाँ कर्व, इसको मान लीजिए कि हेयर ये है। ये जो नीचे का निशान है कुछ इस तरीके से हेयर चला गया, सारी तरफ से हेयर फॉलिकल से कवर्ड है, एंड देन इन दिस सिचुएशन ये कनेक्टेड है आपके ब्लड सेल से। अभी नेल मेरा थोड़ा सा इसके भी अंदर रहेगा। दिस इज द फॉर्मुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप देख पा रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये वो बल्ब है जो मैं बता रहा हूं, नेल्स का राउंड, इसको मान के चलिए आप। ये नेल का राउंड है, ये नेल का अपर है, जिस हिस्से को हम काटते हैं, बालों में भी काटते हैं। स्किन, हेयर एंड नेल्स का प्रोडक्ट इकट्ठा आता है। तो जो मैं बात बोल रहा हूं वो सिंपल भी बात कर रहा हूं और टेक्निकल भी सेम टाइम पे बात कर रहा हूं। हेयर एंड नेल्स के प्रोडक्ट इसीलिए यूजुअली सेम आते हैं क्योंकि इन दोनों का लगभग स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, सिर्फ बनावट अलग अलग है। एक में कैल्शियम ज्यादा लगता है, इसमें दोनों में केराटिन लगता है। हेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ केराटिन। तो ये हेयर इरेक्टर मसल्स है, जो है ये सेबेशियस ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड इसको बोला जाता है, जो ऑयल प्रोड्यूस करता है। और यहां से, इस बल्ब से हमारे ब्लड सेल्स कनेक्टेड रहते हैं, जहां से हेयर को हम लोगों को वो मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है मेजरली। अब कुछ आज मिथ्स क्लियर होंगी, कुछ फैक्ट क्लियर होंगे। मैंने बता दिया लॉन्ग शाफ्ट होती है, थिकर रूट होता है, इस हिस्से को रूट बोला जाता है, इसको शाफ्ट बोला जाता है, और नीचे बल्ब होता है। अब इस स्ट्रक्चर को आप समझ पाएंगे तो आप अपनी मेजर प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। अब फॉलिकल आप देखना चाह रहे हैं, फॉलिकल क्या है? दिस लेयर इज फॉलिकल। इसको हेयर का फॉलिकल बोला जाता है। जो ब्लैक ब्लैक के आगे ये पिंकिश में आपको दिख रहा है, दिस इज हेयर फॉलिकल टिल हेयर। अब ये क्या चीजें हैं? हेयर फॉलिकल्स एक ट्यूब की तरह है, जैसे मैंने उंगली दिखाई थी, ये ट्यूब की तरह है जिसके अंदर बाल उगता है।
डाउन स्ट्रक्चर के अंदर, हेयर के अंदर कनेक्टिविटी रहती है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां से बाल उगेगा, रूट रहेगा, होल्ड करके रखेगा। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। ट्रीट दिस एज हेयर। ये मेरा फॉलिकल है, इसके अंदर हेयर गया, एंट्रैप हो गया, और यहां से ब्लड सेल्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो हेयर को अपना न्यूट्रिशन इन्हीं ब्लड सेल्स के थ्रू मिलता है, वेन्स के थ्रू मिलता है। नाउ दिस इज ट्रैप्ड। फॉलिकल इसको रोक के रखता है एंड डिटैच नहीं होने देता। अब बाल क्यों टूटते हैं, क्या नहीं होता है? हेयर फॉलिकल्स जो रहते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मैं थोड़ा सा भी पूरा समझाऊंगा। हमारे सर पे अमूमन 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं, स्ट्रैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं। बहुत से लोग कई बार मजाक करते थे, गिन के बताओ चेहरे सर पे कितने बाल हैं, तो सर पे 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं। एवरेज ग्रोथ जो आती है, अगर अच्छा हेल्दी हेयर रहेगा, आप इसको इंफॉर्मेशन को अपने लिए रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। रिवर्स कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपका बाल आधा इंच लगभग हर महीने बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपको हेयर के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम, आपका फॉलिकल अच्छी हेल्थ में चल रहा है। लेकिन अगर आपका हेयर आधा इंच ग्रो नहीं कर रहा, कम स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है आपकी हेयर प्रॉब्लम आने ही वाली है, बहुत जल्दी आ जाएगी। हेयर फॉलिकल रेगुलेट्स करते हैं, ये बड़ी कमाल की चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। हेयर फॉलिकल रेगुलेट करते हैं हेयर ग्रोथ को एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन के थ्रू, जो कि होता है हार्मोन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, इम्यूनिटी सेल्स। लो इम्यूनिटी, कैंसर। जब कीमो दिया जाता है, बॉडी का इम्यूनिटी डाउन कर दिया जाता है, तो इम्यूनिटी डाउन होने के केस में हेयर लॉस होने लगता है। तो इम्यून सेल्स, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आपके बाल झड़ने उस प्रोसेस में नहीं रुकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है हमेशा, ऑल द टाइम, सर बालों में क्या लगाएं, बालों में क्या लगाएं जो बाल झड़ना रुक जाए? या कुछ लोग एक तेल से मुझे रिजल्ट मिल गया, किसी को नहीं मिल रहा है। अलग अलग कारण है। मोस्टली मेल जितने भी लोग रहेंगे, उन्हें खाली हेयर ऑयल से रिजल्ट मिल जाता है, फीमेल्स को नहीं मिलता है। समझ नहीं आता ये तेल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको रिजल्ट दे रहा, मुझे नहीं मिल रहा, उसको बहुत क्विक रिजल्ट्स दिए, मुझे नहीं मिल रहे हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। इन दिस थिंग हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, अगर आपका इम्यून सेल्स वीक है, हेयर लॉस नहीं रोका जाता। सिमिलरली ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर अगर आपकी बॉडी में है, तो भी हेयर लॉस आपका होता है। अगर इम्यूनिटी सेल्स भटक गए, तो हेयर लॉस होता रहेगा। थर्ड थिंग, जो चीजें इम्यूनिटी को लो करती हैं, समटाइम्स अगर आप डेयरी स्टॉप कर देते हैं, तो डेयरी के स्टॉप करने से भी आपका हेयर लॉस रुक जाता है इन दैट केस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हार्मोनल प्रॉब्लम अगर आपके साथ चल रही है, थायराइड चल रहा है, डायबिटीज चल रहा है, कोई और हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, आपका गुस्सा बहुत आता है, स्ट्रेस बहुत है, एंगर बहुत है, टेस्टा वीक हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन वीक हो रहा है, ऐसी सिचुएशंस में भी आपको अपने हेयर्स रिपेयर करना बहुत टफ हो जाता है। हेल्दी हेयर्स रखना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। अगला टेक्निकल रीजन जो इम्यून सेल से कनेक्टेड नहीं है, न्यूरोपेप्टाइड से कनेक्टेड नहीं है, हार्मोन से कनेक्टेड नहीं है, उसका जो रीजन हो जाता है वो हो जाता है एजिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स। कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है, जो हमारे हेयर को मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है उसकी एजिंग होने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, मशीनरी खराब होने लगती है, तो भी उस केस के अंदर हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो बालों को बनाना छोड़ देते हैं। हेयर फॉलिकल का जो रिन्यूअल है वो स्टेम सेल्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। हर स्टेम सेल का एसोसिएशन रहता है ईच फॉलिकल्स के साथ। और डीएनए डैमेज जिस भी वजह से होगा, स्पेशली विटामिन B12 की कमी से डीएनए डैमेज बहुत होता है, एक्सेसिव केमिकल की वजह से डीएनए डैमेज बहुत होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से डीएनए डैमेज बहुत होता है, पोल्यूटेंट्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से डीएनए डैमेज होता है। ये सब सूरत आपके हेयर फॉल को प्रोवोक करते हैं। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, सिमिलर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको समझने हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिन पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम हेल्दी हेयर्स पूरी लाइफ के लिए रख सकते हैं। क्योंकि ये मीटिंग, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए नहीं है, मतलब कि एक प्रोडक्ट हम सिंपल शेयर करें उसके लिए मीटिंग नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ है। मैं इस पीपीटी को आगे भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स चीजें आप लोगों को समझाना चाहूंगा।
हमारे पास देयर आर 2 हार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, 2 दिल हैं। एक दिल वो है जिसको हम जानते हैं हार्ट मसल पंपिंग इन आवर चेस्ट, जो ब्लड को पंप करती है, सर्कुलेट करती है, एक तरफ से लेती है दूसरी तरफ से सेंड करती है। हमारे पास एक और ऐसा ऑर्गन है जिसको हम पंपिंग एक्शन में इक्विवेलेंट टू हार्ट मानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब ब्लड ग्रेविटी के प्रभाव में पैरों में पहुंच जाता है तो उसको वहां से क्या चीज खींचती है, वो आना भी तो चाहिए। तो हमारे पैर की जो नर्व्स होती हैं वो भी एज एक्चुअल हार्ट काम करती हैं, वो ब्लड को अपसाइड पंप करने का काम करती हैं। दोज नर्व्स आर इंपॉर्टेंट। अब तीसरा सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हार्ट मसल इट्स एक्टिंग लाइक अ मोटर। मेरा हार्ट यहाँ पर है, हेयर्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, मेरे को हर सिचुएशंस के अंदर ब्लड चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट का न्यूट्रिशन तो लास्ट के बल्ब में आएगा जब उसको ब्लड पोषक देगा, हेयर फॉलिकल्स को पोषक देगा, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स ही हैं जो लिविंग सेल्स हैं, तो मेरे बाल का ग्रोथ आएगा। उस टेस्ट ट्यूब में बाल को बढ़ना होता है। ऐसी किसी सिचुएशंस में मेरे को सर तक ब्लड लेकर जाना है, ड्यू टू ग्रेविटी ये बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम ने इसका योगा ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया था, जिस चीज का नाम है शीर्षासन। सर को नीचे रख के ऊपर पैरों को करना, दैट गिव्स यू कि एक दिन में 10 से 15 मिनट भी करते हैं तो ब्लड का एक साइकिल चेंज होता है, एंड दिस इज द ओनली थिंग विच गिव्स रेस्ट टू योर हार्ट। हार्ट एक ऐसा मसल है जो आपके पैदा होने से अंतिम क्षण तक चलेगा, लेकिन रेस्ट उसको 2 ही सिचुएशन में मिलता है। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन यू आर स्लीपिंग and sleeping without pillow actually. Second thing, when you are doing शीर्षासन, उस केस में हार्ट को पंपिंग नहीं करनी पड़ती अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो रेस्ट पे रहता। उल्टा ग्रेविटी ही पैरों से ब्लड को नीचे लेके आती है। तो अगर आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए, आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं तो भी और झड़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है, सो यू मस्ट गो फॉर शीर्षासन। अब बहुत मुश्किल है हेड स्टैंड करना, हाथों पे पूरे शरीर को बैलेंस करना, बालों के लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपके मसल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं भी है, आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, या आप किसी को फैमिली में पार्टनर लेके उसे बोलिए कि आप मेरे पैर पकड़ के खड़े रहिए, आई विल ट्राई टू बैलेंस। आप सपोर्ट लेके भी शीर्षासन कर सकते हैं, इट विल डिलीवर यू सेम रिजल्ट्स। जरूरी नहीं है कि हम अपनी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को ही चेक करें। अगली चीज, कॉम्बिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको सब कुछ टुकड़ों में मिलता है, प्रोडक्टों में डेफिनेटली बताने वाला हूं कहां हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग इज कॉम्ब। वो हम लोग आज की तारीख में ठीक भी करते हैं, गलत भी करते हैं। बहुत से लोग कॉम्बिंग नहीं करते। जब हम लोग कॉम्ब नहीं करेंगे तो परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि कॉम्बिंग हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है। जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं उनमें से 90 से 99% लोगों को प्रॉब्लम हेयर फॉलिकल के साथ आती है। हेयर फॉलिकल धीरे 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 स्टिमुलेट नहीं होता, ब्लड नहीं आता। स्टिमुलेशन का हिंदी शब्दार्थ में बताता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप समझ पाएंगे। स्टिमुलेशन का मतलब है गुदगुदी करना। मैं आपको गुदगुदी करता हूं तो उस चीज के अंदर आपको गुदगुदी अगर मैं करूंगा तो दैट इज स्टिमुलेशन। तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी गुदगुदी की जरूरत होती है, वो कॉम्बिंग के दौरान होती है। लेकिन पहले जो कॉम्ब बनते थे, जो कॉम्ब्स तैयार होते थे इन एंशिएंट टाइम, वो वुड के बने होते थे, और स्पेशली नीम वुड वगैरह के थोड़े से मोटे कॉम्ब रहते थे। अब धीरे 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 बिल्कुल बारीक कंघी करने के लिए एक न्यू स्टाइल ऑफ कॉम्ब मार्केट में आता है। एक तरफ पतला, एक तरफ थोड़ा सा मोटा, प्लास्टिक के एकदम पेने। आप डालेंगे तो आपकी स्कैल्प को इरिटेट करता है, चुभता है। हमें लगता है शायद ये और ज्यादा अच्छा होगा, ये ब्लड सर्कुलेशन को और बढ़ा रहा होगा। स्कैल्प पे ऐसी कोई भी चीज जो चुभेगी वो नुकसान पहुंचाती है, बेनिफिट कभी नहीं करती है। तो अगर एक कॉम्ब आपके स्कैल्प को ईच कर रहा है या उसको स्क्रैच कर रहा है तो आपके हेयर फॉलिकल्स का डैमेज होना स्वाभाविक है, बेनिफिट नहीं आएगा, आपको उल्टा लॉस आएगा। तो यूजुअली जब हम होटल्स में जाते हैं, बाकी जाते हैं, तो उनके जो चुभने वाले कंघे रहते हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन? क्या किस चीज से कंघी करना सबसे अच्छी चीज है? कॉम्ब करना जरूरी है, एवरीडे जरूरी है। दिन में 60 स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं। अगर आपने पुराने बुजुर्गों को देखा होगा तो घर के बाहर निकलते थे तो जेब में कंघी लेके जाते थे,
अब कई लोग बोलते हैं कि वो पुराने बड़े फैशनेबल होते थे। कमाल की बात कर रहे हैं, जिस जमाने में लोग थे उस टाइम पे फैशनेबल होते ही नहीं थे लोग, तो बिल्कुल भी फैशन नहीं करते थे, तो उस टाइम पे कंघी रखते थे। और आज जब लोग इतने फैशनेबल हो चुके चले हैं तो कंघी नहीं रखते, वो वैक्स रखते हैं, जेल रखते हैं। सुबह एक बार कंघी मारा या सेट किया और वैक्स लगा लिया। तो कंघी का जो मेजर पर्पस होता है वो ये होता है कि एटलीस्ट दिन में 3 बार आपको अपने हेयर्स को, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना चाहिए। द बेस्ट थिंग फॉर दैट इज ब्रश। हेयर ब्रश इज द रियल कॉन्सेप्ट। उसके जिसके आगे गोल 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 रहेगा वो सबसे बढ़िया काम करता है, और वो हेयर फॉलिकल्स के लिए बेस्ट स्टिमुलेशन का काम करता है। दूसरी चीज, बालों में कंघी कब करनी चाहिए? मोस्टली पीपल एडवाइस कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, उलझे रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, उल्टा गीले बालों में कॉम्ब ज्यादा एडवाइजेबल होता है क्योंकि बाल सॉफ्ट रहते हैं। जिसका ड्राई हेयर है, अगर उसने ड्राई होने के बाद हेयर्स में कॉम्ब किया तो उल्टा उसका टूट जाएगा। सिर्फ जिनके हेयर्स ऑयली हैं उन्हीं लोगों को, या मेल्स को या फीमेल्स को, आपको कंघी करना अलाउड है इन ड्राई साइड, कि जब आपका बाल ड्राई हो जाए, पूरे तरीके से सूख जाए तो कॉम्ब कर सकते हैं। लेकिन जिनके बाल ड्राई हैं ऑलरेडी, अगर वो सूखे हुए में कॉम्ब करेंगे तो सबसे मुश्किल परेशानी क्या आएगी? आपका हेयर ब्लड वेसल्स को छोड़ के प्लग आउट हो जाएगा और आप एक हेयर खो देंगे। और ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं जस्ट अभी बताने वाला हूं। मैंने ये सब बातें पहले क्यों करी, उसके बाद क्यों करी। अब हेयर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो सुंदर दिखता, वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि मुझे अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंस से पता है कि लोग उन चीजों को कम खरीदते हैं जो स्वस्थ बनाती हैं, लोग उन चीजों को ज्यादा खरीदते हैं जो सुंदर बनाते हैं। तो इसलिए मैंने मीटिंग की स्टार्ट बालों की सुंदरता से करी, ना कि उनके स्वास्थ्य से करी। बट मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। यू मस्ट नो अबाउट योर हेयर्स, एंड इफ यू हैव लॉस्ट हेयर्स देन व्हाट यू मस्ट टेक केयर। अगर आपने तीसरी चौथी क्लास का नहीं है शायद, छठी सातवीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल है। ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट एंड गुड एमिटर ऑफ हीट। ब्लैक बॉडीज उसका काम करती हैं। आपके हेयर्स जो हुए, दोज आर इंसुलेटर्स। इंसुलेशन का कॉमन एग्जांपल है भेड़ के बाल, जिसको आप अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं ऊन। शरीर को गर्मी देने के लिए और उसको इंसुलेट करने के लिए यू आर यूजिंग। आपके शरीर का सबसे क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स हिस्सा आपके बालों के नीचे रहता है, खोपड़ी में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। और ब्रेन की पीएच थोड़ी सी भी अगर चेंज हो जाए तो पर्सन में गेट स्ट्रोक एंड लूज लाइफ। इसीलिए परमात्मा ने हमारी स्कैल्प पे हम लोगों को बाल दिए, ताकि हम एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर और एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स के अंदर ब्रेन तक ना तो हीट जाने दे ना कूल जाने दे। ब्रेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी में मेजरली हेयर्स का बंडल दिया जाता है। आप लोगों ने कभी गौर नहीं फरमाया, हाथ के बाल हैं छोटे हैं साइज में, बाकी जगह के बाल हैं छोटे हैं, बट वट एवर इज कवरिंग योर ब्रेन वो हेयर्स बड़े हो जाते हैं। ये भी हेयर है, ये भी केराटिन का बना हुआ है, इसमें भी बल्ब लगा हुआ है, ये भी फॉलिकल से अटैच है, ये भी फॉलिकल से अटैच है, ये फॉलिकल से अटैच है। फिर यही हेयर्स इतने डेवलप क्यों होते हैं कि 1 साल के अंदर 6 इंची तक भी बढ़ सकते हैं। द मेजर थिंग इज इंसुलेशन इट इज प्रोवाइडिंग टू योर हेड। सेकेंडरी थिंग, बालों के लंबे, लेडीज में बहुत बोला जाता था पुराने टाइम पे, जब लैब टेस्ट नहीं थे तो बुजुर्ग लोग लड़की देखने जाते थे तो ये देखते थे बाल कहाँ तक आ रहे हैं। बोला जाता था कि लड़की के बाल अगर कमर तक आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, घुटने तक आ रहे हैं और बहुत बढ़िया है। लड़कियों को बाल लंबे रखवाए जाते थे तो लोग बोलते थे सुंदरता नहीं थी। द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट वाज लैब टेस्ट करवा नहीं सकते थे, तो ये पता था अगर इम्यूनिटी सही नहीं रही और न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोनल बैलेंस सही नहीं है फीमेल का, तो उसका बाल बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए बुजुर्गों ने इस पैमाने को सेट किया था। ये पैमाना आपके लिए आज भी काम करेगा। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? क्योंकि ये पैमाना नेकेड आई पैमाना है जो आज भी आपके लिए काम कर रहा है। अगर आपके बाल बड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है, थिनिंग क्यों हो रही है, सब रीजंस आपको समझने पड़ेंगे आपके ओवरऑल हेल्थ को मॉनिटर करने के।
बालों के अंदर एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरीली 5 फेज होते हैं। मैं आपको 3 फेज बताऊंगा क्योंकि 2 फेज तीसरे के ही पार्ट है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इतना टेक्निकल हो जाऊं कि बात तो बहुत बढ़िया लगे लेकिन समझ एक बूंद भी ना आए। वो काम नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन भाई, जवाब बहुत दिया, समझ कुछ आया नहीं। हमारी हेयर्स के 3 फेज होते हैं। इसके बाद बाल दोबारा उग सकते हैं, नहीं उग सकते हैं, क्या मेरे भी बाल आ जाएंगे, ऐसे समस्त सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। 3 फेज रहते हैं, एनाजन फेज, केटाजन फेज, टेलोजन फेज। ये 3 फेज हैं बालों के। पहले फेज में बाल जो हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल बाद में करेंगे। व्हाइट हेयर्स क्यों होते हैं बिल्कुल मैं बताऊंगा आप लोगों को, और जितनी फीस मिली है मुझे उतने का तो पूरा वैल्यू में देके जाऊंगा, आप चिंता मत करें। तो एनाजन फेज क्या है? एनाजन फेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमारा हेयर फॉलिकल न्यूट्रिएंट सप्लाई करके बाल को ग्रोथ कराता है। एक सिंगल स्ट्रैंड जो बाल होता है वो तकरीबन 7 से 8 साल बढ़ता है। एनाजन फेज हमारे एक बाल का 7 से 8 साल चलता है। मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ आदित्य जी, ANAGEN। 7 से 8 साल हमारे बाल की ग्रोथ होती है सिंगल की। और हमारे पास हेयर्स भी 3 प्रकार के होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो बचपने में हमारे हेयर्स आते हैं वो हेयर टाइप खत्म हो जाती है, उसके बाद एक और हेयर ग्रोथ आती है जो ग्रोथ हार्मोन तक चलती है। फिर हमारे को थर्ड हेयर साइकिल मिलता है जो हमारा पूरी जिंदगी चलता है, जो हम पुबर्टी के बाद या मेच्योरिटी के बाद कह सकते हैं। जब पुरुष ग्रोथ हार्मोन से टेस्टा की तरफ बढ़ेगा, वुमेन एस्ट्रोजन की तरफ बढ़ेगी, तो थर्ड साइकिल ऑफ हेयर मिलता है। ये तीनों बाल अलग अलग होते हैं, इन तीनों की फॉर्मुलेशन चीजें बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। बालों की गिरने में जीन फैक्टर भी आता है, और वो जीन फैक्टर मोस्टली फीमेल इंड्यूस्ड रहता है। तो अगर आपको जानना है कि आपके बाल गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, तो पापा के बाल गिरे थे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मदर के बाल गिरे हैं तो आपका जीन्स जरूर एक्सप्रेस करेगा। तो आपके बालों को गिरने में आपकी मदर के हेयर की हेल्थ सुपर इंपॉर्टेंट रहती है। कारण क्या होता है उसका लॉजिकल रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्विकली बताऊंगा ताकि कोई आदमी आपको बेवकूफ ना बनाए और ये ना कहे कि तुम्हें पता है लेकिन आधा अधूरी नॉलेज है। हेयर फॉल का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और आपका मदर के अंदर दोनों क्रोमोसोम XX होते हैं, फादर के अंदर XY होता है। तो फादर का क्रोमोसोम आपके अंदर एक्सप्रेस नहीं होता है। तो आपको अगर मेल हैं तो आपके दोनों क्रोमोसोम में से एक XY होगा, हाफ है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो दोनों XX क्रोमोसोम में। तो मदर है तो आपका हेयर रिसाइड जरूर करेगा। दिस इज द साइंस बिहाइंड दैट। किसी दिन डिटेल में कभी बैठेंगे, कोई सेशन रहेगा तो पूरा भी बता दूंगा। लेकिन जीन एक्सप्रेशन मदर से आएगा, फादर से नहीं आएगा। तो फादर का बाल गिरता था तो आप अपना बाल बचा सकते हैं। जबरदस्ती इस उम्मीद में बाल मत खोइए कि मेरे पिताजी के गिरते थे तो मेरे भी गिरेंगे। आपके अंदर एक ही एक आया है, वो फादर से आया है, तो मदर से आएगा तो दिक्कत आएगी, उसको रहने दीजिए। इफ योर मदर हैज अ रिसाइडिंग हेयर देन इट्स वरी फॉर यू। तो वहां पे जीन का इतना काम है। बहुत से लोगों को मैंने सुना है, सर हमारा तो जेनेटिक है, जेनेटिक है, जेनेटिक है। अरे जीन एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा? पिताजी के बाल गए थे, माताजी के नहीं गए थे, तो जीन कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? नहीं करेगा। तो ये थोड़ा समझने की बात है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस चीज के अंदर। एनाजन फेज में हमारा बाल 7 से 8 साल ग्रोथ करता है। केटाजन फेज के अंदर हमारा बाल अपने आप को डिस्कनेक्ट करने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपनी ब्लड वेसल से। तो आपका बाल उसी ट्यूब में, जो नीचे मैंने बताया था कि ये बाल है, ये नीचे जा रखा है, और यहाँ नीचे से एक डोरी आके ब्लड वेसल की जुड़ गई जो इसको खाना दे रही है। ये धीरे 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 इसको डिस्कनेक्ट करेगा और ऊपर आने लग जाएगा। नीचे से नया हेयर आने लग जाएगा, लेकिन ये रहेगा ट्यूब के अंदर ही। अभी ये बाल गिरेगा नहीं, लेकिन ये उखड़ चुका है, ये बाल उखड़ चुका है अंदर ही। ये फेज चलता है आपका लगभग 2 से 3 हफ्ते। टेलोजन फेज आता है जो रहता है 1 से 2 महीने। ये बाल उखड़ जाएगा, नीचे से नया नया बाल आता जाएगा, ऊपर ऊपर उखड़ता चला जाएगा, नीचे से आएगा, उखड़ेगा, एंड देन लगभग 0.6 के आजू बाजू आने पे, 0.6 इंच के आने के बाद नया बाल फॉलिकल ऊपर आना चालू होगा, लेकिन उससे पहले बाल उड़ जाए।
इसी वजह से हमारे बाल लगातार रोटेशन में रहते हैं। कुछ हेयर फॉलिकल्स मेरे एनाजन में हैं, कुछ टेलोजन में हैं, कुछ केटाजन में हैं, अलग अलग फेज है। जो टेलोजन फेज के अंदर चल रहे हैं उनमें बाल टूट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, नीचे से नया हेयर स्प्राउट हो रहा है। 50 से 100 बाल डेली निकलते रहते हैं रोटेशन में। हमारे को इसलिए पहले पता नहीं लगता था, और वो पूरे शरीर के साथ होता है। शरीर का हर बाल टूटता गिरता, इसी तरीके से आईब्रो का, सबका गिरता और बढ़ता रहता है। एनाजन फेज में बाल 0.6 ग्रोथ करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर एनाजन फेज है, 7 से 8 साल चलता है। उसके बाद लगभग 3 महीने का रेस्ट लेता है हेयर फॉलिकल। कुछ लोगों का हेयर फॉलिकल इसी टाइम पे न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से खत्म हो जाता है। अब आपका हेयर फॉलिकल खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला है, मैं आज ही अभी आपको बता सकता हूँ। कैसे पता लगेगा मेरा हेयर फॉलिकल डेड होने वाला है, उसकी लाइफ पूरी हो रही है? हेयर थिनिंग एंड स्प्लिट एंड्स, दो मुहे बाल और पतले होते हुए बाल, जब बाल घने नहीं रहते, दीज टू आर द साइंस कि आपके बाल जाने वाले हैं, आपका फॉलिकल्स मरने वाला है। क्यों? हेयर का थिनिंग का पहला सीधा असर है कि हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, वो ब्लड नहीं बना पा रहा है। हेयर फॉलिकल न्यूट्रिएंट खा के ब्लड के थ्रू और हेयर फॉलिकल के थ्रू बाल बनता है, तो बढ़ता जाता है। जब बाल पतला आना चालू हो जाए, उसमें मोटापा ना रह जाए, स्ट्रेंथ ना रह जाए, दैट मीन्स आपका हेयर फॉलिकल जाने वाला है, उसकी हेल्थ गड़बड़ हो चुकी है, फॉलिकल बीमार चल रहा है। अगला जब टेलोजन फेज आएगा, आपका 99% ये बाल अब नहीं आएगा। लेकिन आपकी कितनी बड़ी मूर्खता रही होगी, इट विल गिव यू एटलीस्ट 3 years। 3 साल पहले से उस हेयर फॉलिकल में पतला बाल आ रहा है, और बहुत सारे एरिया में से हेयर फॉलिकल में से पतले बाल आने लगते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं DHT ब्लॉकर। मैं जानता हूं आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन अदरवाइज मैं अगर आज पूरा नहीं बताऊंगा तो आप अपने हेयर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। अलग अलग क्वेश्चंस मुझे सदियों तक आते रहेंगे, आप तक आते रहेंगे, पूरा एक ही बार में समझ लीजिए। DHT ब्लॉकर, और DHT हार्मोन होता है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का मॉलिक्यूल बनता है बाय प्रोडक्ट। जब ये ब्लड में फ्री आने लगता है तो हमारे क्राउन एरिया में डिपॉजिट होता है और फॉलिकल्स को डेड कर देता है, जिसकी वजह से भी हमारे बाल उठते हैं। उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब पुरुषों की तरह गंजापन। वो आता है ये एरिया जब खाली होता है। पहले बचपने में नहीं आएगा, जब टेस्टोस्टेरोन बनेगा 18-20 साल के बाद। जितने भी बच्चे 20 साल पूरे कर चुके हैं, अब आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे इस एरिया से, क्योंकि टेस्टा बनेगा, टेस्टा का बाय प्रोडक्ट आएगा। अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे तो सारे बाल झड़ेंगे एक के बाद। आपका बाल कुछ भी हो, कितना भी स्ट्रेंथफुल था, आफ्टर 16, 17, मोस्टली आफ्टर 21, ऐसा कोई मेल नहीं है जिसका बाल नहीं झड़ता है। लेकिन एक सवाल आता है, और ये जवाब आज तक किसी भी MLM कंपनी कहीं भी पूछ लीजिएगा, आपका जवाब एक बड़ा डॉक्टर भी नहीं दे पाएगा। और इससे आपको एक और साइंस मिलेगी जिससे आप अपने बालों को बचा पाएंगे। वो सवाल ये है, जब DHT ब्लड में होता है और ब्लड पूरी खोपड़ी में घूमता है, तो बाल यहाँ के ही क्यों उड़ते हैं और इसी पोर्शन का बाल क्यों उड़ता है? मेरे क्राउन हेयर्स ही क्यों उड़ जाते हैं? इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, उसका आंसर है, जैसे मैंने पहले बताया था, pH मेंटेन होते हैं। तो जिनके बाल उड़ गए हैं वो लोग कैप लगाना जरूर स्टार्ट करिए, या सर पे कुछ बांध के रखिए। खाली सर मत जाइए, स्ट्रोक लग जाएगा, पैरालिटिकल अटैक आ जाएगा। दूसरी चीज, इससे मैंने ये बात क्यों बताई, व्हेन यू आर स्लीपिंग, यूजुअली यू स्लीप लाइक दिस और दिस, या आप ऐसे सोएंगे, तो ये हेयर्स किसी चीज के फ्रिक्शंस में नहीं आते। ये हेयर फ्रिक्शन में आता, पूरी रात मसाज चलती है इस एरिया की, स्टिमुलेशन चलता है। ऐसे सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं, पीछे सो रहे हैं, इस 3 एरिया के बाल बच जाते हैं, ये बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सोते हुए फ्रिक्शन में ही नहीं आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई मसाजिंग इज इंपॉर्टेंट। जो हेयर मसाज होता रहता है, जो फॉलिकल मसाज होता रहता है, वो बच जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग मसाज करते रहते थे, तेल लगाते रहो, मालिश करते रहो, तेल लगाते रहो, मालिश करते रहो। सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू हैव हेल्दी हेयर्स इज मसाजिंग। इनके बिना मैं हमेशा वो व्यक्ति हूं जो खाली प्रोडक्ट को एडवोकेट करता है, क्योंकि कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जिसके बिना आप हेल्दी हेयर नहीं सोच सकते। प्रोडक्ट आपको मदद कर सकता है। काश मैं बोल सकता कि प्रोडक्ट लेते रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप डिप्रेशन में आ जाएंगे।
प्रोडक्ट दर प्रोडक्ट, कंपनी दर कंपनी बदलते रहेंगे। नॉलेज हो गई तो 2 प्रोडक्ट से मदद लेंगे और कुछ भी कर पाएंगे। तो these are few common things which we used to understand। अब इस कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं नेक्स्ट फिर दोबारा आपको कनेक्ट करूंगा पीपीटी के साथ। व्हाट वी आर डूइंग, हमने स्टिमुलेशंस को जाना, हमने जाना कि डीएनए डैमेज होता है, हेयर फॉलिकल कितना इंपॉर्टेंट है, क्या प्ले करता है। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है न्यू ग्रो के साथ। अब न्यू ग्रो क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है? न्यू ग्रो में जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालते हैं वो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एनागेन। एनागेन मेबेल बायोकेमिस्ट्री, स्विट्जरलैंड का एक बायोकेमिस्ट्री लैब है, उसका पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये एक्सट्रैक्ट होता है ऑर्गेनिक पी स्प्राउट का, मटर, ऑर्गेनिक मटर के स्प्राउट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑर्गेनिक पी से। इसका काम क्या होता है, जो मैंने कहा था, आपका पतलापन आता है या स्प्लिट एंड्स आते हैं, उसको सुधारना, स्टेम सेल्स को देना ताकि आपका हेयर फॉलिकल ग्रो कर सके। इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ था। क्लिनिकल ट्रायल मतलब प्रूवन मेथोडोलॉजी है, उसको कोई भी डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में, कोई भी पर्सन छोरी से कैंसिल नहीं कर सकता। वो एक प्रैक्टिकल प्रूवन फैक्टर बन जाता है। अब वो क्या फैक्टर है? 2 मुंह वाले क्यों आते हैं हेयर, वो नारायण जी मैंने बताया, अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो बाकी चीजें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनागेन स्टिमुलेट करता है, जो मैंने कहा था, गुदगुदी करता है हेयर फॉलिक्यूल को थ्रू अ वेरी वेरी यूनिक मैकेनिज्म रीबैलेंसिंग द हेयर ग्रोथ साइकिल। इसके स्टिमुलेशन से एनागेन कैटेजन फेज का, टेलोजन फेज का वो होता है। अब इसको जानना है कि कैसे करता है, कोई टेक्निकल पूछ सकता है, तो मैंने एक लाइन डाल दिया। और नोट मत करिएगा, ये पीपीटी में आप सब लोगों को भेज दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस पीपीटी ये स्टिमुलेट करता है डर्मल पेपिला सेल्स को, जो मैंने दिखाया था आपको, एक्सप्रेशन करता है 2 स्पेसिफिक सिग्नलिंग के थ्रू, FGF7 एंड नोगिन। अगर कोई आपसे टेक्निकल पूछे तो बता दीजिएगा, खुद के समझने के लिए जरूरी नहीं है, बस इतना बता दिया। और दूसरा, इसमें हाई कंटेंट होता है एल-आर्जिनाइन का। ऑल्दो हम एल-आर्जिनाइन वैसे भी देते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और इस प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली एनागेन के अंदर रहता है, तो ये बहुत जरूरी है माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, हमारे स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इस प्रोडक्ट के कारण मेजरली जब इसकी क्लिनिकल स्टडी आई थी तो वो भी आप लोग देखेंगे। एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है जो प्रूवन हो चुकी हैं। एंटी हेयर लॉस है, हेयर वॉल्यूम को बूस्ट करता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एंटी एजिंग रिजल्ट देता है। और इसका क्लिनिकल रिजल्ट क्या था? क्लिनिकली जब ये हुआ तो इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ हेयर फॉलिंग एंड इम्प्रूव्ड विजुअली हेयर डेंसिटी। मतलब जो नंगी आंखों से दिख सके वो डेंसिटी बढ़ाई within the first month after taking it. The volunteers scored the satisfaction highly when asked on the improvement of their hair condition. ये पूरे वर्ल्ड में क्लिनिकल स्टडी में हेयर्स में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसने इन विट्रो रिजल्ट्स में 100% सब्जेक्ट्स को सेटिस्फाई किया। 100% मींस 100%। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज इसी को बेचती हैं। दारुजनाइन में हमने R&D में कुछ सिनर्जिज्म क्रिएट किया, जिसमें हमने इसमें यूज किया एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो इची स्कैल्प को काम करता है, ऑयली हेयर्स जिनके रहते हैं उनको डीपली क्लेंस करता है, हेयर स्ट्रेंथ को रिपेयर करता है, स्ट्रेंथन करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। देन हमने भृंगराज डाला, जिसको केश राज भी बोला जाता है, बालों का राजा बोला जाता है, केश पे राज करने वाला। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके एक्सट्रैक्ट में प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट ये बहुत रहता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लस इसका इंटेक लीवर सेल्स को डैमेज करने से रोकता है, फ्री रेडिकल्स को रोकता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, पिता बेनिफिट करता है। अब समझने की बात यह है, किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं उसका टेक्निकल दूसरा रीजन भी बताऊंगा, वो मेलानोसाइट से बाल सफेद क्यों होते हैं। एक और आपके बुजुर्गों ने साइंस आपके लिए छोड़ रखी है, जब उन्होंने बोला कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए। धूप पित्त को बढ़ाती है, हीट को बढ़ाती है, और बॉडी में जब हीट बढ़ती है तो बाल सफेद हो जाते हैं। हीट जब बढ़ेगी तो सबसे पहले जो ऑर्गन डैमेज होगा वो लीवर डैमेज होगा। अगर आप लीवर को रेक्टिफाई करें तो आपका बाल बहुत से केसेस में खाली लीवर प्रोडक्ट से ही झड़ने रुक जाते हैं। दूसरा जो हमने समझा था एंटीऑक्सीडेंट के लिए, फ्री रेडिकल्स और इम्यूनिटी के लिए, तो लीवर इम्यूनिटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस प्रोडक्ट में हमने भृंगराज एक्सट्रैक्ट्स को भी यूज किया है,
ताकि लीवर सेल्स को भी हम रिपेयर कर सकें। देन हमने इसमें लेवेंडर एक्सट्रैक्ट्स को यूज किया है क्योंकि ये डीएचटी ब्लॉकर होता है, बहुत ही बढ़िया डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तीसरा, लेवेंडर बहुत ही ठंडा रहता है तो आपके स्ट्रेस को डाउन करता है, पित्त को बैलेंस करता है। तो जब स्ट्रेस डाउन होगा, कूल एंड काम होंगे तो हेयर अपने आप झड़ने रुक जाएंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहेंगे अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है आप सो नहीं पाएंगे, बालों को ढंग से मसाज नहीं मिलेगा, यू विल बी हैविंग ए डिस्टर्बिंग स्लीप एंड आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे। तो हमने लेवेंडर एक्सट्रैक्ट डाला है। एक इसमें सबसे महंगी चीज जो हमने डाली है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आफ्टर स्टेम सेल्स, इज डी बायोटीन। और डी बायोटीन क्यों क्रूशियल आप लोगों के लिए जानना, बायोटीन बहुत जगह मिलेगा, बायोटीन के वो बहुत मिलेंगे कैप्सूल्स और टैबलेट्स, लेकिन डी बायोटीन आप लोगों को बहुत कम जगह मिलेगा। डी बायोटीन आपके केराटिन स्ट्रक्चर की क्वालिटी को बढ़ाता है और ब्रिटल नेल्स को रोक देता है। विटामिन B7 भी बोला जाता है बायोटीन को। डी बायोटीन प्लांट बेस्ड क्यों है, क्योंकि ये 100 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100 टाइम्स ज्यादा है सिंथेटिक से और एनिमल एक्सट्रैक्ट से। होता कॉस्टली है प्लांट बेस्ड, लेकिन बहुत ही लाभदायक होता है, जीरो साइड इफेक्ट्स होते हैं, नेचुरल होता है इसलिए कितना भी यूज कर सकते हैं। फाइनली बहुत अच्छे ब्लूबेरी फ्लेवर्स में आता है जो कि नेचुरल फ्लेवर है, तो आपको ब्लूबेरी के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस प्रोडक्ट की इनटेक आपके एनेजन, कैटेजन, टेलोजन फेज को मॉनिटर करती है, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है, इसलिए दिल खोल के प्रमोट कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में 100 में से 100 लोगों को रिजल्ट आया, फिर भी एक्सपेक्टेशन सेटिंग आप 90 लोगों को रखिए और 2 महीने का टाइम देके चलिए, तो आपका ऑलमोस्ट 90% क्लाइंट सुपर सेटिस्फाइड आएगा। बेस्ट थिंग, हेयर फॉलिकल्स के लिए एनेजिन से ज्यादा बड़ी चीज पूरे वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में दूसरी कोई नहीं है। डब्बे पे एनेगिन का सोर्स भी लिखा हुआ है, पेटेंटेड मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ है, तो वो चीज भी हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी से कनेक्ट हो जाता है, विच इज ऑयलिंग ऑफ हेयर्स। 2 चीज है, मैंने ऑयलिंग ऑफ हेयर्स और मसाज विद ऑयल्स पहले ही बता दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और आप लोगों के लिए ऐड मैं कर रहा हूं, हेयर ऑयल मसाज लगभग इंडिया में 7000 साल पुराना है, 7000 ईयर्स अगो। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज इतने पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में इतना बेकार न्यूट्रिएंट खाने के बाद, खाने में भी पौष्टिकता नहीं है और हम अपने हेयर्स को बिना ऑयल के भूल जाते हैं, जबकि हमारे बुजुर्ग ऑर्गेनिक खाते थे, सब कुछ करते थे, तो भी डेली बालों में तेल लगाते थे एवरीडे। लेकिन हम तो आजकल भूल ही जाते हैं, हमें लगता है हमारे को तो जरूरत ही नहीं है, दूसरा बाल चिपचिपे लगते हैं तो हम दूसरे अल्टरनेटिव्स खोजने लग गए। हेयर ऑयल्स को जो बालों में लगाया जाता है, संस्कृत भाषा में ऑयलिंग को बोला जाता है स्नेह, जिसको आप बोलते हैं प्रेम। तो तेल लगाना, हम बोलते हैं ना, बड़ा है कि यार मेरे से ना तेल नहीं लगाया जाता किसी आदमी को, एक्चुअली तेल लगाने का मतलब होता है स्नेह देना, मतलब प्रेम दिखाना। तो पुराने बुजुर्ग लोग जब बोलते थे कि ये आदमी तेल बहुत लगाता है, मतलब स्नेह बहुत दिखाता है, प्रेम बहुत दिखाता है, सच्चा झूठा अलग बात है। तो इसी प्रोसेस को दोनों को बोला गया था, बाद में इसको तेल मालिश कर दिया गया अलग कोड वर्ड्स के अंदर, लेकिन अपने बालों के प्रति अगर आप स्नेह रखते हैं तो आपको तेल लगाना चाहिए। दैट इज सिंपलेस्ट साइंस, कॉमन लैंग्वेज के अंदर था। इफ यू विल कनेक्ट द डॉट्स यू विल गेट। क्यों लगाना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें मैं 2 चीजें आप लोगों के लिए दिखाना चाहूंगा। अब तेल के अंदर क्या खेल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं वो भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तेल हम बालों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे तेल में बालों में इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, और इन्फेक्शन होने का जो मेन रीजन रहता है, जो जड़ रहती है, क्योंकि बालों के अंदर मॉइस्चर बहुत इजी आ जाता है, पानी वगैरह बहुत तेजी से बनता है, स्वेट बन जाता है, स्टोर रहता है, बहुत जल्दी नहीं उठता है। ये माहौल बहुत फर्टाइल देखा जाता है आपके बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, और बैक्टीरियाज हमारे फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हैं पूरे तरीके से, जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। अगर आपके बालों में इन्फेक्शन लग गया तो वो इन्फेक्शन आपके बालों में नहीं लगता है, आउटर नहीं लग सकता क्योंकि निर्जीव चीज है,
इसलिए बालों में इन्फेक्शन होने का कोई डर ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता है। जो इन्फेक्शन आपको बालों को होगा वो सिर्फ एक ही जगह होगा और वो एरिया है आपका फोलिकल। अगर आपके फोलिकल में एक बार इन्फेक्शन चला गया तो उसके बाद उस हेयर फोलिकल को कंप्लीटली डेड कर देगा। और अगर आपका हेयर फोलिकल डेड हो गया तो आपके बाल उड़ जाएंगे और कभी वापसी नहीं आ पाए। क्योंकि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, इट्स नॉट एट अबाउट ओनली प्रोडक्ट सेलिंग। आपका जो भी तेल होता है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, जो भी कम हीट पे कम आरएमपी पे निकाला जाएगा, रोटेशन पर मिनट पे आरपीएम पे निकाला जाएगा, कोल्ड ग्राउंडेड तेल रहेगा, नारियल का तेल हो, प्योर वर्जिन कोकोनट ऑर्गेनिक ऑयल जिसको हम बोलते हैं, ये सभी तेल बाय नेचर आपके एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग किसी भी चीज पे बोल देते थे सरसों का तेल लगा लो, ये हो गया सरसों का तेल लगा दो। तो एक तो हमारे को वाटर के अगेंस्ट में शील्ड देता है, तो एटमॉस्फेयर नहीं बचता है इन्फेक्शन के लिए। सेकेंडली किल करने का काम भी करता है। तो हमारे बालों में इसलिए टेली तेल लगाना जरूरी है ताकि बालों के रूट पे कोई इन्फेक्शन ना पहुंच जाए। बहुत से लोगों को मैंने तेल को बर्बाद करते हुए देखा है। तेल कहाँ लगता है, बालों को न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, पहले तो वो समझ लीजिए। बालों को न्यूट्रिशन मिलता है सिर्फ और सिर्फ रूट में, सिर्फ इस हिस्से में, बाल के इस हिस्से में न्यूट्रिएंट है। इसके ऊपर इस स्ट्रैंड में कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहता। जो खोपड़ी के ऊपर आ गया, इसको कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, ये डेड सेल है, आप इसको चाह के भी जिंदा नहीं कर सकते। ये नीचे से आ रहा, तो रूट को आप बेटर करोगे तो रिजल्ट बेटर आएगा। और रूट्स बेटर होती है लगभग हर 4 महीने में एक बार। तो इसीलिए बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, पहले स्कैल्प पे मालिश करेंगे, फिर पूरे तेलों में करेंगे, फिर तेल की जड़ों तक, बालों की जड़ों तक भी तेल लगाएंगे, बालों की जड़ों तक, नीचे जड़ों तक। ऊपर की जड़ जो अंदर है स्किन के वो तो समझ आता है, लेकिन जो ऊपरी आप अलोंग द लेंथ तेल लगाते हैं, दैट इज ऑफ नो यूज, दैट इज ऑफ 0% यूज, जीरो। सिर्फ उसका काम क्या होता है, अगर आपको बालों को कंघी करनी है और बालों को सॉफ्ट करना है तो अलोंग द स्ट्रैंड आप तेल लगा सकते हो हल्का सा, ताकि बाल इजीली कंघी हो जाए, सूखे ना रहे। अगर आप अलोंग द स्ट्रैंड तेल लगा रहे हैं उसका कोई थेरेपेटिक यूज नहीं है, माइनस यूज है। वो ऐसा ही है कि इसके ऊपर के नाखून पे तेल लगाते रहिए, उसका कोई थेरेपेटिक यूज नहीं आने वाला है, हो ही नहीं सकता। डेड नेल्स का कोई थेरेपेटिक यूज नहीं होता है। सो दैट इज वन प्रोमिनेंट थिंग। तो उस तेल को खराब मत करिए, तेल बड़ा कॉस्टली होता है। आपको सिर्फ जड़ों में तेल लगाना है, और क्योंकि आपके बाल निर्जीव होते हैं इसलिए तेल को सोखते नहीं है, ये उतना ही तेल लेते हैं जिसमें बस ये सॉफ्ट हो सके। रेस्ट एवरीथिंग विल पेनिट्रेट इनटू योर रूट्स। तो चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं होती, बस 1-2 घंटा दे दीजिए इनको। 2 घंटे के लिए तेल मिनिमम छोड़ दीजिए या ओवरनाइट छोड़ दीजिए। और अगर ओवरनाइट नहीं छोड़ना तो 2 घंटे में हॉट टॉवल बांध लीजिए। हॉट टॉवल क्यों बोला जाता है बांधने के लिए, ताकि हीट के कारण फॉलिकल थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो जाए और तेल को ज्यादा बेटर ऑब्जॉर्व कर सके। हेयर फॉलिकल्स भी उससे चलते हैं, तो अगर कोई भी इंफेक्शन रहेगा तो ये उसको निकाल फेंकेगा तेल, लेकिन तेल के अंदर तेल होना जरूरी है। आज मॉडर्न तेल क्या है, बस आप आधा मिनट के लिए देखें एंड योर एजुकेशन वुड बी लाइक बूम। आप किसी को दिखा पाएंगे, 2 सेकंड में इंप्रेस कर पाएंगे व्हाट यू आर पेइंग फॉर। एंटीबैक्टीरियल तेल से हम तेल के नाम तक कैसे पहुंच गए, लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। मैं एक बड़ा फेमस ब्रांड का तेल आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। यह तेल है जो आप खरीदते हैं, बिना किसी नॉलेज के खरीदते हैं। एक बार इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की कोशिश करिए, ऑल्दो मैं नाम नहीं दिखाना चाह रहा था, बट नाम से मैटर नहीं है, आप पढ़िए। ये है आलमंड ड्रॉप्स, बादाम की बूंदों का तेल। इसको सुनते ही समझ आता है कि भैया ये तो बादाम का तेल है, मजेदार तेल होगा। एनरिच्ड विद विटामिन ई। एनरिच्ड शब्द मोस्टली कब प्रयोग किया जाता है मैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। बादाम का तेल विटामिन ई रिच होता है। एनरिच विद विटामिन ई का मतलब होता है जिस प्रोसेस में विटामिन ई का लॉस हो गया और दोबारा हमने विटामिन ई डाला हो, यानी इसमें बाकी कुछ भी हो सकता है, आलमंड ड्रॉप्स होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम पढ़ते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये बोलता है इस तेल की बोतल में 77% आपको मिनरल ऑयल मिलने वाला है।
बामुश्किल उसके बाद आपको वेजिटेबल ऑयल मिलेगा जिसमें स्वीट आलमंड ऑयल भी रहेगा। ये नहीं बता रहे कि होगा, है बहुत ज्यादा, ये बता रहे उसमें थोड़ा सा रहेगा, वो 21.2% होगा। उसके बाद विटामिन ई रहेगा, परफ्यूम रहेगी, लगभग 1 से 2% यूज करते हैं, और TBHQ बोलते हैं हम, एक प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तेल खुद में प्रिजर्वेटिव होते हैं लेकिन फिर भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो 100 ml में 21%, यानी सिर्फ 21 ml ही वेजिटेबल ऑयल है जो एक्चुअली में मेरे किसी काम का है। बाकी बड़ी बोतल दिखाने के लिए और मुझे दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा तेल दिया, 77% मिनरल ऑयल भर दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन करने की बात यह है कि 77% मिनरल ऑयल, ये मिनरल ऑयल कौन से पौधे से निकलता है? ये मैं कौन सा तेल है जो बालों में लगा रहा हूं? मिनरल ऑयल निकलता है पेट्रोल से। जब पेट्रोल डिस्टिलेशन चलता है उसका बाय प्रोडक्ट पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, बाकी जो नकारा तेल बचे उनमें से एक तेल होता है मिनरल ऑयल, जो सप्लाई कर दिया जाता है कॉस्मेटिक वालों को कि तेल के नाम पे तेल है, फायदा कुछ है नहीं, तुम लोगों को बालों में लगाने के लिए बोल दो, और उन्हें बोलो कि इस तेल को लगाने से बाल चिपचिपे भी नहीं होते, इतना अद्भुत तेल है। चिपचिपा कैसे होगा? कुछ है ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की वेस्ट है, उसका बाय प्रोडक्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को माइलेज देनी होती है, एवरेज देनी होती है, इसलिए हम पेट्रोल को बालों में लगा के रखते हैं कि कब हमारे बालों को भागने की जरूरत पड़े तो हमारे बाल भागते नहीं है, इतना पेट्रोल पी के हमारे बाल उड़ते हैं। तो अगर किसी इंजन में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डाल दोगे तो फिर गाड़ी दौड़ती नहीं है, गाड़ी उड़ती है। तो हमारी गाड़ी दौड़ती नहीं है, हमारी गाड़ी उड़ती है। तो इट्स अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट एंड यू कैन क्रॉस चेक इट फ्रॉम एनी सोर्स, एनी डैम सोर्स। तो कुल मिला के एक कंपनी हमें 21 ml तेल देने की कीमत लगभग 60 रुपए ले लेती है, 60, और उसमें भी वेजिटेबल ऑयल है, और वो भी उन वेजिटेबल्स का है जिनको खुद भी नहीं बताना चाह रहे कि कौन सा है, मतलब दिखावा भी नहीं करना चाहते क्या है। इसके अगेंस्ट में हम एक प्रोडक्ट पिच करते हैं विच इज डीफॉल प्रीमियम। उस का मैं थोड़ा सा डिटेल मैंने बनाया है 2 मिनट का, वो आप लोगों को दिख जाएगा। डिजाइन तो नहीं कर पाया लेकिन जो बनाया है एटलीस्ट आई कैन शो यू दैट दिस इज द, लेट मी शेयर द स्क्रीन, डीफॉल प्रीमियम हेयर ऑयल। अब इस प्रोडक्ट में क्या क्या है वो हम लोगों के लिए जानने के लिए है। सबसे ज्यादा इसमें कुछ डलता है तो वो डलता है सीसेम ऑयल, जिसे हम तिल का तेल बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा क्यों डाला गया उसके रीजन है, हर एक चीज का रीजन है जो हम डालते हैं। और हमारे तेल की अगर आप बोतल देखेंगे, इफ यू विल सी दिस, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, नो मिनरल ऑयल, नथिंग, नो प्रिजर्वेटिव्स, डायरेक्टली तेल ही तेल है और कुछ नहीं है। 200 ml की बोतल में पूरा 200 ml तेल मिलेगा, यानी कि 20 ml तेल था लगभग मार्केट के सबसे सस्ते प्रोडक्ट में 60 रुपए का, तो इस प्रोडक्ट की कीमत होगी 1200 कुछ रुपए। और उसमें वेजिटेबल ऑयल था, इसमें तो बहुत सारी चीजों का ऑयल है, तो इस तेल की एग्जैक्ट कीमत जो बाजार आपसे ले रहा है 2000 रुपए, और अगर आप मुझे 2000 रुपए देते हैं तो मैं 2 लीटर मिनरल ऑयल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वो आप कितना भी लेके जाइए तो आपका प्रोडक्ट बहुत चीप एंड इकोनॉमिकल पड़ेगा। एट दैट प्राइस वी कैन सप्लाई यू 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर तेल मिल सकता है, लेकिन मिलेगा मिनरल ऑयल, और बता के भी वही देंगे। वो अगले जनवरी में ऑफर निकालूंगा मैं। सीसेम ऑयल तिल का तेल क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है, बालों को सफेद होने से रोकता है, क्योंकि तिल के तेल में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मेलानोसाइट्स जो हमारे बालों की जड़ों में रहते हैं, फॉलिकल्स के अंदर, उनको, वो हमारे बालों को मेलानिन प्रोड्यूस करके ब्लैक करते हैं। तो तिल का तेल मेलानोसाइट्स को एम्पावर करने का काम करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिनके बालों में जू होती है उन्हें बचाता है, ड्राई हेयर को मॉइस्चराइज करने में बहुत मददगार होता है, और जब आप धूप में जाते हैं तो आपको यूवी रेज से भी आपके बालों को बचाता है। तो जो बोलते हैं मैंने बाल धूप में सफेद नहीं करे, वो तिल का तेल लगा के भी बचा सकते हैं। डैंड्रफ को प्रोटेक्ट करता है, हेयर फॉल से प्रिवेंशन देता है। इसके अलावा हमने सनफ्लावर ऑयल यूज किया, सूरजमुखी का तेल, जो फ्लैकी स्कैल्प होती है उसको हील करता है, एमोलिएंट हेल्प करता है, फ्रीजी हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्टनेस एंड शाइन को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर मास्क का काम करता है, क्योंकि बार बार लगाने पे हेयर सोर सॉफ्ट होते चले जाते हैं।
स्कैल्प ट्रीटमेंट का काम करता है। उसके बाद आता है ब्लैक सीड ऑयल, आप इसको बोलते हैं कलौंजी का तेल, हेयर फॉल को स्टॉप करता है, स्कैल्प को कंडीशन को सूद करता है, हेयर की रीग्रोथ को एक्टिवाइज करने में मदद करता है, बालों को सॉफ्ट तो करता ही करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है कलौंजी, वो उसका नेचर होता है, आपके बालों को फिर सफेद होने से रोकता है, और ब्लैक सीड कोकोनट ऑयल के साथ ज्यादा बेटर काम करेगा। अनियन ऑयल आजकल बहुत चल रहा है, प्याज का तेल, ये हम यूज करते हैं, कोल्ड ग्राउंडेड ऑर्गेनिक अनियन ऑयल यूज करते हैं। आने वाले लेवल पे आपको ये इंग्रेडिएंट्स में ऐसे ही लिखा भी मिलेगा। ये भी हेयर ग्रोथ साइकिल को बढ़ाता है, ब्रेकेज और थिनिंग को रोकता है, यानी हेयर फॉलिकल्स के फूड के तौर पे प्रमोट किया जाता है। मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है इस प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए पीएच को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल रहता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग को, जिन बच्चों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, उसको रोकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करता है, नेचुरल कंडीशनर है, हेयर के टेक्सचर को सुधारेगा। आंवला ऑयल डाला गया है, सबसे बड़ी बात है विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स होता है, तो आयरन को इंक्रीज करेगा। और जो पुराने बुजुर्ग लोग आपको आशीर्वाद देते थे, तो उसका भी एक साइंस हेयर से जुड़ता है। फैक्ट मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हेयर्स आर गुड, हैविंग ए गुड लिंकेज विद आयरन, एंड जब आपकी बॉडी में आयरन टॉक्सिसिटी होती है तो सबसे पहले बाल उड़ेगा। ज्यादा आयरन आपके बालों के थ्रू सिक्रेट होता है, इसीलिए जब भी आप देखेंगे तो आयरन में मैग्नेटिक चार्ज मिलेगा। आप कॉम्ब करके किसी चीज को खींचिए, खिंच जाएगी। चार्ज होल्ड करते हैं, और चार्ज मेटल के कारण होल्ड होता है। तो जब बुजुर्ग जिनमें आयरन की कमी होती थी और आप बुजुर्ग के पास जाते थे, वो आशीर्वाद देता था तो बालों को सहलाता था अच्छे से, तो उससे उनके हाथों के मैग्नेटिक इफेक्ट से आयरन का लेन देन होता था, जिसके कारण से आपका हेयर फॉल रिड्यूस होता था और उस व्यक्ति की शरीर को ताकत मिलती थी। तो देयर वाज अ साइंस बिहाइंड दिस। इसका क्लिनिकल स्टडी भी मैं आप लोगों को किसी दिन बहुत जल्दी शेयर करूंगा। मैंने इस फैक्ट को देखने के बाद इसका क्लिनिकल स्टडी ढूंढा था, एंड वेस्ट में उसका भी क्लिनिकल स्टडी हुआ। आई विल शो यू वन डे। हेयर लॉस रिड्यूस करता है आंवला ऑयल, क्योंकि आयरन को बायोअवेलेबल कर देता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ऑफ कोर्स इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा तो इन्फेक्शन बचेंगे। देन हमने इसमें एलोवेरा का ऑयल यूज किया है, हेयर को मॉइस्चराइज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, डेंड्रफ और इची स्कैल्प को रोकने के लिए, फंगल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। और लास्ट दो चीजें हमने यूज की हैं, जिनसिंग ऑयल, जिसकी क्लिनिकल स्टडी का कंक्लूजन मैंने यहाँ पोस्ट किया है कि जिनसिंग और इसके बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनको जिनसिनोसाइड्स बोलते हैं, वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं डर्मल पेपिला के अंदर, और हेयर लॉस को रोकने में मददगार हैं वेरियस सेल सिग्नलिंग पाथवे से। अगर आगे इसको किसी को साइंस आती होगी तो वो हम दे देंगे। एंड लास्ट थिंग इसमें जो हम यूज करते हैं वो है बायोटिन, जिसकी क्लिनिकल स्टडी बोलती है इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फॉलिकल ग्रोथ। जो फॉलिकल है उसकी ग्रोथ में बहुत मददगार होता है। विटामिन B7 जो हम बोल रहे थे, दिस इज द साइंस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स जो हम लोग कर रहे थे। तो नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग। तो जो व्यक्ति जानना चाहते थे कि मेरे हेयर फॉल का रीजन क्या है, और हेयर ऑयल का एप्लीकेशन एक और रीजन बता देता हूं आप लोगों को, ये जानना बहुत जरूरी है। जब मैंने हेयर का इमेज दिखाया था तो सेबेशियस ग्लैंड से जो ऑयल प्रोड्यूस करके फॉलिकल्स को हेल्दी रखते हैं। हम मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना, जितने लोग बच गए हैं उनके लिए वैल्यू एडिशन है। जिन लोगों को जल्दी थी वो निकल गए, पुराना ट्रकों के पीछे मैं पढ़ता रहता हूँ, तो जूम मीटिंग में भी वो ट्रकों वाली बात लागू होती है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। अब असली वैल्यू ऐड करता हूं आप लोगों को, जो हम लोगों को समझने की चीज है, बायोटिन और इन सब के साथ। बालों को अगर हमारे को कंप्लीटली सुरक्षित रखना है तो फॉलिकल्स को जिंदा रखना होगा। फॉलिकल्स किस चीज के बने हैं ये समझने पड़ेंगे। फॉलिकल्स बने होते हैं दो चीजों के, फर्स्ट वन इज प्रोटीन, सेकेंड वन इज लिपिड्स, फैट लेयर्स। अगर फैट सूख गया तो लिपिड सूख जाने के कारण हेयर फॉलिकल मर जाएगा। तो जिसका डाइजेशन कम हो जाएगा उसकी प्रोटीन डाइजेशन भी कम हो जाएगी। जिसकी प्रोटीन डाइजेशन कम हो जाएगी उसके हेयर फॉलिकल्स को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, बाल सूखने लग जाएंगे।
सेकेंडरी थिंग। इसी प्रकार से जो आजकल फैट मत खाओ और जो गुड फैट्स का इंटेक हमने बंद किया है, लिपिड सूख जाते हैं। अब तीसरी में हम कमाल की बात आप लोगों को बताता हूं। सर्फेक्टेंट्स ऑयल्स को निकालने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो जितने भी शैम्पू होते हैं वो सब सर्फेक्टेंट से बनाए जाते हैं। सर्फेक्टेंट्स चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक। सिंथेटिक आता है SLS, SLES, और आपका नॉन सिंथेटिक आता है सतरीठा नेचुरल, या उसके दूसरे लेटिन नाम्स भी हैं, स्पोनियस ट्रफेंडलस बोलते हैं, वो भी है। या कोकोनट का नेचुरल आता है जिसको हम कोको ग्लूकोसाइड बोलते हैं, या डिकाइल ग्लूकोसाइड भी उसका साइंटिफिक नाम दिया जाता है, वो कोकोनट का बना होता है। ये सब सर्फेक्टेंट्स बालों से तेल निकालने के काम होते हैं। तो शैम्पू रोज करना बालों को ज्यादा डैमेज करता है। जितना ज्यादा शैम्पू करेंगे हेयर फॉलिकल का डैमेज होने का चांस उतना ज्यादा होता है। और जिस व्यक्ति के बाल स्ट्रेट होते हैं, 3 तरीके के बाल होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली। जिस व्यक्ति के बाल स्ट्रेट होते हैं उसके बाल के गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पे वेवी हेयर्स, थर्ड नंबर पे कर्ली हेयर्स। उसका कारण क्या होता है कि बालों की शेप तो यही रहती है, लेकिन आपका फॉलिकल का शेप बदल जाता है। टेस्ट ट्यूब जैसी शेप है जब आपका बाल स्ट्रेट है, अगर वेवी है तो उसकी शेप इलिप्टिकल हो जाती है, और अगर वही शेप आपके बाल वेवी हो जाएंगे तो बिल्कुल ही घूम जाएगी। तो बालों का निकलना फॉलिकल से बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाल टूटते नहीं है। इसलिए अफ्रीकन के बाल पकड़ के खींचोगे निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि उनका हेयर फॉलिकल के अंदर उनका जो मेल फीमेल पैटर्न फंसता है उससे बाल निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जबकि किसी का बाल अगर सीधा और पकड़ लिया तो आप हाथ में भी खींच सकते हो, तो बड़ी इजीली हेयर को पुल आउट किया जा सकता है। हेयर फॉलिकल्स को जिंदा रखना है तो काम आएगी आपके, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो अवॉइड यूज ऑफ शैम्पू। शैम्पू में रिजल्ट एंड इंक्रीज योर हेयर फॉल। इस बात को टेक्निकल समझिए। शैम्पू कैन इंक्रीज, वेदर इट्स नेचुरल शैम्पू, वेदर इट्स सिंथेटिक वंस, कुछ भी है, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल लिपिड्स को ब्लीच कर सकते हैं, उसको वहां से निकाल सकते हैं और आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज करने की पूर्ण संभावना के साथ तैयार होते हैं। इसीलिए पहले तेल लगाने की प्रथा थी कि तेल लगा के नहाइए, ताकि तेल एक लेयर क्रिएट कर दे और शैम्पू आपके फॉलिकल का तेल ना निकाल पाए, उसके फॉलिकल को ना चूस पाए, ताकि आपके बाल ना गिरे। तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं व्यक्ति शैम्पू डेली करता है, कंडीशनिंग डेली नहीं करता है। जबकि कंडीशनिंग डेली की जा सकती है, शैम्पू डेली नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत से लोग हैं जो डेली शैम्पू करते हैं, उनके बालों को डैमेज नहीं होता, फायदा होता है। हाँ, क्योंकि बालों के वेवी, कर्ली और सिल्की, इनके अलावा भी बाल होते हैं एंड ड्राई हेयर्स। जिनके ऑयली हेयर्स हैं वो हफ्ते में 2-3 बार भी कर लेंगे तो भी बाल बच जाएंगे, क्योंकि उनकी स्कैल्प भी ऑयली है, हेयर भी ऑयली है, इतना ज्यादा तेल ऑलरेडी है, तो शैम्पू ने कुछ चूस भी लिया तो भी फॉलिकल का तेल नहीं सूखेगा, उनका सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा तेल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपका हेयर ड्राई है, स्कैल्प ड्राई है, डैंड्रफ हो रखा है और आप शैम्पू किए जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम में आपके बाल नहीं बचेंगे, सारे हेयर फॉलिकल्स डेड हो जाएंगे। तो दिस इज द रीजन वेयर फ्यू प्रोडक्ट्स वर्क एंड फ्यू प्रोडक्ट्स डोंट वर्क। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज द थिंग मेजरली कि जो हम चीज यूज करते हैं। एक मोहम्मद अलीम साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, हमारे एक शैम्पू के अंदर बियर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? बियर सर एक कॉन्सेप्ट था जो चल गया था, क्योंकि लोग मानते हैं बियर से बाल अच्छे हो जाते हैं। एक्चुअली वो बियर से अच्छे नहीं होते हैं, वो कोई भी फर्मेंटेड चीज आप अब यूज करेंगे तो उससे बाल अच्छे हो जाएंगे। कोई भी फर्मेंटेड चीज यूज करिए। तो जो को अगर फर्मेंट किया जाता है बिना अल्कोहल प्रोड्यूस किए तो भी बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो हम बियर का फर्मेंटेड, बियर बोल रहा हूँ, जो का फर्मेंटेड
इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। और मार्केटिंग के लिहाज से क्योंकि पार्क एवेन्यू का बहुत आ गया था, तो हम बियर दिखा देते हैं कि इसमें बियर की ताकत है, वैसी सॉफ्टनेस आएगी। तो बियर यूज नहीं होती, जो का फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट यूज होता है इसके अंदर। तो एवरीथिंग विच इज फर्मेंटेड, जैसे अभी हमने पी स्प्राउट किया था, दैट्स अ फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट। तो जो भी फर्मेंटेड चीजें रहती हैं बालों को बहुत फायदा देती है। जैसे गाजर की कांजी है, वो बहुत फायदा देती है। एप्पल सीडर विनेगर है, वो फायदा देता है। चलिए कुछ क्वेश्चन आने लग गए हैं तो मैं उनके जवाब देता हूं। राजीव कुमार सिंह जी बोल रहे हैं, यू हैव गॉन अप्रिशिएटली साइंटिफिक, थैंक यू सर, प्लीज कन्वर्ट द सेम इनटू ए यूट्यूब मैसेज। मैं कोशिश करूंगा सर। 21 से 25 साल की एज में यदि हेयर वाइट हो गए तो ब्लैक भी हो सकते हैं क्या? पहले इसको इम्पॉसिबल बताया जाता था, लेकिन पिछले दिनों एक इंटरनेशनल लैब ने एक कंपोनेंट निकाला जिसका नाम है डार्कनेल। डार्कनेल के लॉन्च के बाद उस कंपनी ने साइंटिफिकली दावा किया कि उनका मॉलिक्यूल बालों को ब्लैक कर सकता है। अभी तक कंज्यूमर कंप्लायंस नहीं आई है, लेकिन ये मिथ ब्रेक हो गई है कि सफेद बाल दोबारा काले नहीं किए जा सकते। दोबारा अगर ढंग से ध्यान करा जाए तो बाल काले किए जा सकते हैं। अब ये बात करी जा सकती है क्योंकि एक कंपनी साइंटिफिक स्टडीज की दे चुकी है। तो स्टडी दे चुकी है, कंज्यूमर्स के रिजल्ट आने हैं, होपफुली आपको ये भी मिले, नेचुरली हो सकता है। रमेश प्रजापति जी का एक अच्छा सवाल है, डेली हेयर को कैसे वॉश करें? सर दिस इज द फंडामेंटल। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, हेयर वॉश करना क्यों चाहिए? डेली वॉश किससे करें, ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है हेयर वॉश करना क्यों चाहिए और कैसे पता लगेगा कि हेयर वॉश करने का टाइम आ गया। ये दोनों चीजें बड़ी साधारण है, नॉलेज होने की जरूरत है। पहली बात, हमें डेली हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं होती। डेली हेयर वॉश की जरूरत सिर्फ धरती पे उसी इंसान को है जिसके बाल ऑयली हैं और वो किसी ऐसी जगह पे काम करता है जहां पे धूल बहुत होती है। तो ऑयल होता है बालों पर, धूल चिपक जाती है, तो बालों को वॉश करने की जरूरत पड़ती है। पता कैसे लगेगा? हमारे बालों के अंदर मैंने बताया चार्ज होता है, उस लाइक चार्ज की वजह से हमारे बाल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तेलिया कोई चीज ना लगाई जाए तो बाल एक दूसरे पे बिखरे बिखरे चलते रहे। इसलिए जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं बाल एक दूसरे पे फिसलते हैं, वेवी होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिल्की हेयर्स। वो कोई सिल्क टाइप चीज नहीं है, वो एक दूसरे के चार्ज को रिपेल करते हैं तो एक दूसरे पे चलता है। जब हमारे बाल बिना तेल लगाए खाली पानी डाल दीजिए और सुखा दीजिए, अगर एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, एंटेंगल हो रहे हैं, ऑयली हेयर्स में, ड्राई है तो होगा ही। अगर ऑयली हेयर में ऐसा बाल हो रहा है तो आपको बाल धोने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपके बालों में डेली पोल्यूशन नहीं जा रहा है, डेली डर्ट नहीं जा रहा है, तो आपको हफ्ते में एक बार बाल धोना भी मोर देन इनफ है। अगर आप डेली हेयर्स में ऑयलिंग करते हैं तो आप हफ्ते में 2 बार अलाउड हैं। इससे ज्यादा बाल धोएंगे तो बालों से हाथ धो बैठे। समवन इज देयर जो बता रहा सर मेरी एज 25 है, मेरे साइड के हेयर खत्म हो गए और हेयर डेंसिटी भी कम हो गई। इमीडिएटली सर आपका हेयर फॉलिकल डेथ की तरफ जा रहा है, उसको स्टिमुलेट करिए। एक अच्छा हेयर ब्रश खरीदिए, दिन में 3 बार स्ट्रोक करिए, कम से कम 20-20 स्ट्रोक दिन में 3 टाइम करिए, दैट्स अ थेरेपेटिक थिंग्स। हफ्ते में 2 से 3 बार मसाज करिए, न्यू ग्रो लीजिए, एंड यू माइट गोना सेव योर हेयर फॉलिकल्स। कंफर्म नहीं बोलूंगा, दैट वुड बी वर्स्ट थिंग टू टेल यू, लेकिन हाँ आप बचाने की हालत में हैं क्योंकि उम्र बहुत कम है। आपकी 25 एज है तो उसको बचाने की तरफ जाइए, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते रहिए एंड बी पेशेंट। होप लूज मत करिएगा, ज्यादा लोगों की बातें मत सुनिएगा, ज्यादा किसी को बताइएगा भी मत मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। चुपचाप 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 अकेले में, घर में भी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कीप ट्राइंग टू स्टिमुलेट योर हेयर्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। शीर्षासन करना चालू करिए। इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें बताई थी आपको, क्यों मुझे पता है ऐसी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। अपना आयरन का टेस्ट कराइए, बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए, ब्लड को अच्छा स्ट्रेंथ करिए, लीवर को अच्छा खा पी के करिए, आप बच पाएंगे। और अगर आपके बाल बच जाते हैं तो डू लेट मी नो सो दैट वी कैन हेल्प अदर्स। बट मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपने ये सब काम करे तो विद इन 6 months यू विल सी बेटर डेंसिटी, कंफर्म है सर। मिट्टी डालने से भी
ठीक बहुत है, नहीं मैसेज आया सर समझ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड डेली केयर ऑयल हेयर ऑयल? डेली केयर हेयर ऑयल सर जो है उसमें बहुत ज्यादा थेरापेटिक ऑयल्स नहीं है, उसमें बेस ऑयल्स है जो रूटीन लेवल पे डेली लगाए जा सकते हैं। डीफॉल्ट प्रीमियम हेयर ऑयल के अंदर हम लोगों ने थेरापेटिक ऑयल्स यूज किए हैं, जिसमें वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट जिंसिंग ऑयल एंड डी बायोटिन, ये दोनों बहुत ही महंगा आता है। इस कारण से थेरेपेटिक बेनिफिट्स है जिनकी क्लिनिकल स्टडी हुई है। जबकि आप डेली केयर हेयर ऑयल देखेंगे तो उसमें नॉर्मल हेयर ऑयल्स हमने ज्यादा यूज किए हैं जो डेली प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। बेस्ट टाइम टू यूज फॉर न्यू ग्रो आफ्टर मील या बिफोर मील? आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, एम्प्टी स्टमक ज्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन आप बिफोर मील आफ्टर मील कभी भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सो मच। हेमलता बैरागी जी ने पूछा हाउ टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ व्हाइट हेयर। हाँ, मैंने फिर आपको बताया हेयर रूट्स को अगर नरिशमेंट मिलेगा, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करिए। मैं फिर दोबारा आप लोगों को रिपीट करता हूं, आपका मेलानोसाइट्स में दिखाना चाहूंगा दोबारा आप लोगों को, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। मैं पीपीटी में एक बार फिर लौटता हूं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस डायग्राम को दोबारा ध्यान से देखिए, आप लोगों को बेटरमेंट मिल पाएगी। ये एरिया जो आप देख पा रहे हैं, दिस एरिया, ये काली जो आउटलाइन है ये आपका बाल है, ये जो पिंक है यहां पर आपके मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं। ये आपकी नर्व्स आ रही है ब्लड को लेके, ये आपका बालों में मेलानोसाइट है जहां से बालों को कालापन मिलता है। अगर आपके इस ब्लड में न्यूट्रिएंट ढंग से आया, हार्मोनल सही बना, सन आप ढंग से फेस करते हैं और लिपिड लेयर आपकी स्किन पे ठीक है, तो यहां से पिगमेंट प्रोड्यूस होगा ब्लैक कलर का। तो इस एरिया में अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है और ब्लड सही है, ब्लड सही होना चाहिए, सर्कुलेशन सही होना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है और सर्कुलेशन सही है, तो ही आपके बाल सफेद होने रुक सकते हैं। दो ही चैलेंज है, या तो ब्लड सही नहीं है या सर्कुलेशन सही नहीं है। तो शीर्षासन मैंने इसी के लिए बोला था, आप जो ब्रश मैंने एडवाइस किया है, कंघी हटा के ब्रश करना चालू करिए, जिनके आगे गोल राउंडेड रहे, ताकि वो इस हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर सके। मुझे इसका स्टिमुलेशन चाहिए, तो आप इस लेयर को, स्किन की इस लेयर्स को अगर राउंड शेप से करेंगे तो यहां स्टिमुलेशन नजर आएगा। ये यहां तक आ रहा है, ये स्टिमुलेट होना चालू हो जाएगा, गुदगुदी होनी चालू हो जाएगी, एंड यू कैन हैव अ गुड हेयर ग्रोथ, राइट। तो वो है। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन लेता हूं, क्या हेयर रोलर वर्क करता है हेयर ग्रोथ में? मुझे तो गौरव जी मालूम भी नहीं है हेयर रोलर होता क्या है। तो शॉर्ट स्पॉट इज फिल्ड विद ऑयल इन नियोनाटल्स, व्हाट इज साइंस बिहाइंड? स्वर्णा मैडम बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं, इसका मैं फिर जवाब दूंगा क्योंकि 10:31 हो गए हैं, 11 साढ़े 11 तक ट्रेनिंग चली जाएगी। से पॉलिश हो जाता है, प्लीज कोई सजेस्ट करें। ओमेगा 3 का रोल क्या है हेयर केयर में? एंटीऑक्सीडेंट ऑयल का रोल है सर, बॉडी में काम करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है, तो ओमेगा 3 ऑयल्स बहुत तेजी से बालों को हील करते हैं। पेनिट्रेशन डेप्थ बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3 का। कर्ली हेयर ऑयलिंग से स्ट्रेट हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकते। मैंने पहले ही बताया कर्ली हेयर नहीं होता, चेंज शेप ऑफ फॉलिकल होती है, असर हेयर पे दिखता है। तो जब आपका इस तरीके का फॉलिकल साइज है तो उसमें से ऐसा ही बाल निकल के बाहर आएगा, तो ये सब वेस्ट है। और जो बालों को स्ट्रेट करा लेते हैं इसीलिए उनका फॉलिकल भी डैमेज हो जाता है। जो पतले और छोटे बाल की ग्रोथ कैसे हो सकती है? सिर्फ न्यू ग्रोथ से काम चल जाएगा? जी चल जाना चाहिए। विग यूज करना कितना सही है सर? नो कमेंट। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम में क्या दे? आदित्य जी मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा। पोर्स ओपन स्किन पे होते हैं, हेयर्स में नहीं होते। इज इट यूजफुल फॉर ग्रे हेयर्स इन बियर्ड? मैं उसका जवाब प्रतिभा मैडम दे चुका हूँ। बाल कहीं पर भी और रूट्स के अंदर पेनिट्रेशन जाएगा तो चल जाएगा। अगर किसी के बाल 5 से 6 वर्ष पहले से ही बीच से 90% गिर चुके हैं, देखिए जो मैं बार बार केमिकल का बोल रहा था, देयर इज वन मोर बैड थिंग। आज के सेशन में वो सवाल है जो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर किसी के बाल 5-6 वर्ष पहले ही बीच से 90% गिर चुके हैं, उन्हें परिणाम मिलेगा? चांसेस आर लेस, चांसेस आर वेरी लेस। पहले ही प्रोटेक्शन करना जरूरी है। बहुत लंबे बाल हैं बट अभी 2 मुंह वाले बाल आ रहे हैं, तो अब क्या करें?
इमिडिएटली अपने हेयर फॉलिकल्स की सुध लेना स्टार्ट करिए। बहुत लंबे बाल हैं बट अब 2 मुंह वाले आने चालू हो गए, मतलब हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा, तेजी से रिप्लेनिश करिए। अगेन क्वेश्चन भर चुके हैं। जिन्होंने केमिकल प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया सर पे, उनको फ्रोजी हेयर रिपेयर हो सकता है? लंबा प्रोसेस रहेगा निशा मैडम, हो सकता है। हेयर फेज एज ग्रुप पे डिपेंड करता है क्या? करता है। एक एज के बाद हेयर फेजेस की साइकिल्स चेंज होने लगती हैं, स्पेशली आफ्टर 50, बहुत डिपेंड करता है। रिंकी जी जो बता रही हैं, क्वेश्चन आ गया सर हेयर की थिकनेस कैसे बढ़ेगी? उसी पे पूरा सेशन था सर, आज पूरा उसी पे बताया है शौर्य जी मैंने। तो वही सब काम करेंगे तो हेयर का थिकनेस जरूर बढ़ जाएगा सर। मिनोक्सिडिल यूज सही है सर, नो कमेंट सर। अपने प्रोडक्ट पे कमेंट करूंगा, दूसरे के प्रोडक्ट पे कमेंट नहीं करूंगा। कुछ अच्छा होगा तो जरूर बता दूंगा अच्छा है, बुरा कुछ होगा तो नो कमेंट्स। थोड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रहना बहुत जरूरी है, और रिकॉर्डिंग सेशन हो तो और ज्यादा जरूरी। चलिए, डोसेज ऑफ न्यू ग्रो अ स्कूप अ डे। अब मैं चाहूंगा कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन, जो लोग मॉर्निंग सेशन अटेंड करते हैं, कल एक कल्चरल सेशन होने वाला है शाम 8 से 9 जूम मीटिंग पे। मैं चाहूंगा जल्दी से, टाइम तो बहुत हो चुका है, 400 लोग बीच में हैं, 2 मिनट सौरभ जी उस सेशन के बारे में बता दें तो तुरंत भला होगा। सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू आर हैविंग 120 seconds to go by. Okay, good evening everyone. Good evening. I'm audible, sir? Yes sir. Yes, thank you so much. कल हम वर्चुअल कल्चरल प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें कि हम प्रोग्राम में 2 से 2.5 मिनट का आपको देंगे मौका आपका टैलेंट शोकेस करने का, या आपके बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में से कोई भी परफॉर्म कर सकता है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो जो भी डांस, आपको सिंगिंग, पोएट्री, मिमिक्री या जोक्स आते हैं आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। और ड्रेस कोड है, उसका ड्रेस कोड है आपका ट्रेडिशनल वेयर्स, लाइक इंडियन वेयर्स आप पहन सकते हैं, साड़ी सूट फीमेल्स के लिए, और मेंस विल वेयर, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूं तो मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, और अगर साउथ से है तो साउथ वाला अपना पहनेंगे, जो भी आपका वो रहता। यस यस, सो वी विल हैव फन। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट सबसे करूंगा, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेक इट थोड़ा सा ब्रीफ, मतलब स्मॉल रखिएगा उसको, ताकि और लोगों को भी चांस मिले, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज होंगे और हमको वो करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए या तो आप पहले से बता दें हमको कि सर प्ले दिस सॉन्ग, तो मैं थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा अच्छे वे से, और नहीं तो फिर आप पहले से हमको लिस्ट दे देंगे अपनी कि सर ये वाला लगा दीजिएगा, वो वाला लगा दीजिएगा, ऐसे गाना लगा दीजिएगा, ये करने वाला हूं मैं। तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू वो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का बहुत अच्छा होगा, ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाए। नहीं तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि 100-200 लोग ने अगर हैंड रेस कर दिया और फिर सभी को परफॉर्म कराने के लिए तो पूरा रात लग जाएगा हमको। तो ये है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा प्रिसाइज, मतलब अच्छे से रखिएगा, और कोशिश थोड़ा सा मदद चाहेंगे हम आपसे कि तब हम अच्छे से टाइमली उसको खत्म कर पाए। और कल 8 बजे होगा। ड्रेस कोड आपको पता चल गया, कोई फॉर्मल्स नहीं है, इंडियन वेयर में आइए, अच्छे सज धज के आइए, मस्त यूज कीजिए, और वर्चुअली होगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जैसे आज आप बैठे हैं वैसे ही होगा। तो विल मेक दिस। और जो लोग सुबह नहीं आते हैं, प्लीज सुबह ज्वाइन करिए, 25 दिन से हम कर रहे हैं। सर तो कुछ लोग आपका नंबर मांग रहे हैं सौरभ जी, गाना भेजने के लिए नंबर तो बताओ। गाना भेजने के लिए नंबर इज 8178 और कुछ लोग पूछे मॉर्निंग में 8 बजे कल सेशन। नहीं, मॉर्निंग नहीं, इवनिंग, PM 8 PM इवनिंग में है। 8178547054 चैट में इट विल बी पॉसिबल सर, एवरीवन में जाएगा नहीं, अगर थोड़ा सा कर देंगे तो मैं एक बार लिख देता हूँ, सो दैट वो अलाउ करेंगे मुझे। बताइए सर नंबर। 8178547054 8178547054। यस, राइट। ओके, दिस इज। को हैप्पी बर्थडे आया सर, मैंने सोचा मैं विश कर दूं। कल है वैसे तो शायद, मेरी जहां तक जानकारी है, तो एडवांस हैप्पी बर्थडे। चलिए, आई थिंक आज आप लोगों को हेयर ग्रोथ से रिलेटेड काफी सारी चीज समझ आई होंगी, और इस पूरी एजुकेशन का बेनिफिट तब होगा जब आप अपने बाल नहीं झड़ने देंगे लाइफ को। तो उसके लिए पूरी कोशिश करिए, हेयर ब्रश लेके आइए,
घर में 2 लोगों को पटाइए, भाई बहन को, मम्मी पापा को, किसी को, ताकि आपके बालों की मालिश कर दे। आप उनके की करिए, वो आपके की करेंगे। तेल अच्छा प्रयोग करिए, बालों में तेलों की माइलेज की जरूरत नहीं होती, और अगर लगाएंगे तो बाल भागेंगे नहीं, बाल उड़ जाएंगे, जो मैंने बताया था। तो डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि इंग्रेडिएंट में मिनरल ऑयल ना यूज हो। इसका नाम एक और भी है, लाइट लिक्विड पैराफिन, LLP के नाम से भी यही तेल आता है। तो थैंक यू सो मच, एंड आप अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को और खुद को मदद कर पाएंगे, और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि इस सेशन की वजह से आप लोगों के बाल बेहतर हुए हैं, दूसरे के बेहतर हुए हैं। थैंक यू सो मच। गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट। और कल सब सौरभ जी के साथ लुंगी डांस और एकला चलो और पता नहीं